जी के जन्म से लेकर दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए संघर्षों को हमने देख लिया। जनवरी 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। तो इस पर हम आए उससे पहले हम यह बात करना चाहेंगे कि आखिर दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने क्या सीखा। आईएएस के मेंस में एक सवाल था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करने की क्षमता गांधी जी के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों से आई, कमेंट करिए। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने क्या सीखा, इसको हम समझ लें, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। तो गांधी जी को एक बात समझ में यह आई कि किसी भी वैध कारण के लिए, यानी सही कारण के लिए, उचित कारण के लिए भारतीय त्याग कर सकते हैं और आंदोलनों में हिस्सा ले सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि 3 तरह के भारतीय थे जिनकी चेतना शून्य पड़ी हुई थी, लेकिन जब गांधी जी ने उनको जगाना शुरू किया और उनको अपने पीछे चलाना शुरू किया तो वो चले और पूरा आंदोलन हुआ, जिसमें अंततः उतनी बड़ी ब्रिटिश सरकार से ये लोग जीत करके भी 1913 में आए। हमने ये देखा था। तो ये समझ में इनको आ गया कि नहीं, भारतीय त्याग भी कर सकते हैं और आंदोलन में हिस्सा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही गांधी जी को यह भी युक्ति का पता चला कि किस प्रकार से विभिन्न धर्मों और विभिन्न व्यवसाय के लोगों को एक साथ खड़ा किया जा सकता है। हमने देखा वहां मेमन मुसलमान भी थे, वहां पारसी भी थे, वहां गरीब मजदूर हिंदू भी थे। तो इन सारे लोगों का धर्म भी अलग था और इनका व्यापार भी अलग था। मेमन ज्यादातर व्यापारी थे और सारे लोग गरीब मजदूर थे। तो इन दोनों समूहों को उन्होंने एक छतरी के नीचे खड़ा किया और उनके माध्यम से इन्होंने आंदोलन किया। तो इनको एक बात समझ में आ गई कि इन लोगों के बीच एकता कैसे स्थापित करनी है। और हमने देखा कि जहां खिलाफत की आहट भारत में हुई, गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम एकता के रूप में खिलाफत को एक सुनहरा अवसर के रूप में देखा और तुरंत खिलाफत का समर्थन कर दिया। यह सीख यहीं से आई थी, ठीक है। और एक बात जो इन सब बातों के महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में हो जाएंगे वो ये कि गांधी जी ने एक विशिष्ट राजनीतिक शैली यहां सीखी, निश्चित रूप से सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा। नेतृत्व के नए अंदाज को इन्होंने यहां पर सीखा और उसे आजमाया। संघर्ष के नए नए तरीकों को इन्होंने यहां पर विकसित किया और इन जिन भी तरीकों को इन्होंने विकसित किया, हमने देखा कि उदारवादी चरण में क्या करते थे, तो ये याचिका लिखते थे, अखबार में लेख लिखते थे, ब्रिटेन की सरकार को पत्र लिखते थे। तो संघर्ष के ये जो विभिन्न तरीके थे, इसका उन्होंने जो है प्रयोग किया और यह भी जाना कि इन तरीकों में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। तो उनकी विशेषताओं को भी समझे और कमियों को भी इन्होंने समझ लिया। तो दोनों पहलुओं से ये परिचित हो गए और इस प्रकार से ये समझ गए कि सबसे अच्छा तरीका क्या है और उसी का इन्होंने प्रयोग किया, सत्य और अहिंसा। तो ये हमने समझ लिया कि गांधी जी ने अफ्रीका से क्या सीखा। दूसरा प्रश्न ये होता है कि गांधी जी जब जनवरी 1915 में भारत में चले आए तो इन्होंने संघर्ष में भाग क्यों नहीं लिया, ये इसी तरीके से निष्क्रिय क्यों पड़े रहे। भारत में तो आंदोलन प्रारंभ हो गए थे, तो इन्होंने भाग क्यों नहीं लिया। तो उसके जो 3-4 कारण बताए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो इनके राजनीतिक गुरु थे नरमपंथी गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले जी ने इनसे ये कहा कि अभी मुंह को बंद रखो और कानों को खुला रखो और देखो कि क्या चलता है। ऐसे कहें तो गोखले जी ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है, गांधी ज्यादा से ज्यादा तुम जो है इसको समझने का प्रयास करो, अभी कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, अभी क्या करना है कि भारत को समझने की जरूरत है। तो एक तो गोखले जी की सलाह, इसलिए गांधी जी सक्रिय राजनीति में नहीं आए। दूसरा, उदारवादी पद्धतियों से गांधी जी का पहले ही मोह भंग हो गया था। यहां मैंने लिखा है ना, उदारवादी तरीकों में गांधी जी का विश्वास नहीं रह गया। और होम रूल लीग आंदोलन भी गांधी जी को एक उदारवादी आंदोलन ही लगा। होम रूल चला था ना उस समय, हमने पिछले वीडियो में बात की है। तो होम रूल में भी इन्होंने भाग नहीं लिया। इसके अलावा गांधी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्य और अहिंसा वाला, कि जब दुश्मन कहीं युद्ध में फंसा हुआ है तो हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। जब होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था तो होम रूल लीग के नेताओं ने यह कहा कि ब्रिटेन की परेशानी हमारे लिए मौका है। क्या कहा? ब्रिटेन की परेशानी क्या है? हमारे लिए मौका है। ब्रिटेन विश्व युद्ध में फंसा हुआ है तो हम इसको अंदर से यानी भारत से भी परेशान करेंगे, ये तो मौका है हमारे लिए। लेकिन गांधी जी इस बात को नहीं मानते थे। वो ये नहीं मानते थे कि जब दुश्मन परेशानी में हो तो उसे और परेशान किया जाए। तो इस सिद्धांत ने भी इनको रोका आंदोलन करने से। और गांधी जी तो बल्कि भारतीयों से यह अपील कर रहे थे कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है इस युद्ध में ब्रिटिशों की मदद करें। उसी के उपकार स्वरूप अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी और कुछ लोगों ने व्यंग में गांधी जी से कहा कि ये जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं उससे तो प्रतीत होता है कि ये भर्ती कराने वाले सार्जेंट हैं। तो यहां से एक आरोप जो लोग गांधी जी के विपक्ष में बात करते हैं वो निकाल करके लाते हैं, कह रहे भैया ये तो कैसरे हिंद थे, तो कैसरे हिंद क्यों थे। तो ये पूरा जो है घटनाक्रम रहा। इस नाते से गांधी जी ने भाग नहीं लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो जब भारत आए तो अहमदाबाद में कोचरब एक इलाका था, वहां पर इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। तो ध्यान रहे कि अहमदाबाद के कोचरब इलाके में एक मकान में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। और कब? तो 1915 में हुई, गांधी जी के भारत आने के कुछ समय बाद ही। बाद में यह बताया जाता है कि इस क्षेत्र में प्लेग फैल गया, एक कारण। और दूसरा कारण यह बताया जाता है कि गांधी जी चूंकि पशुओं से प्रेम करते थे, उनका पालन करते थे, बकरी का ही वो दूध पीते थे, उनके लिए बहुत प्रिय थी। तो उनको यह लगा कि हमें और जगह चाहिए इन सब चीजों को रखने के लिए, तो एक खुला क्षेत्र मिले। और इस हेतु से 1917 में ये जो आश्रम था जिसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, वो स्थानांतरित होकर चला गया साबरमती नदी के किनारे। तो साबरमती नदी के नाम पर ही इस आश्रम का नाम पड़ गया साबरमती आश्रम। एक्चुअली ये था सत्याग्रह आश्रम, जिस पद्धति का प्रयोग गांधी जी कर रहे थे उसी के नाम पर यह था सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को रहने की व्यवस्था हो गई भारत में, तो अब संघर्ष की शुरुआत। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो 1917 में शुरू हुआ उसको हम समझेंगे। तो चंपारण जो क्षेत्र था, वहां के जो किसान थे, उनसे गोरे बागान मालिकों ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक समझौता किया था, जिस समझौते के तहत यह था कि किसान अपनी कुल भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करेंगे। ठीक है, 3/20वें हिस्से पर किसान क्या करेंगे? अपनी कुल भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करेंगे। और इसी व्यवस्था को कहा गया, आप सुनेंगे, 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया, ठीक है। तो यह 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी थी। हम जानते हैं कि नील के बागानों में, चाय के बागानों में गोरे बागान मालिक जबरदस्त किसानों का उत्पीड़न करते थे।
तो एक प्रकार से जो है ये किसान करना नहीं चाहते थे नील की खेती, इनके ऊपर ये जबरदस्ती अनुबंध थोपा गया था। जब 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक आया, लगभग उसी समय जर्मनी में रासायनिक रंगों का, जिसे डाई कहा जाता था, आविष्कार हो गया। तो अब नील की मांग कम हो गई, और जब नील की मांग कम हो गई तो ये जो गोरे अंग्रेज बगान मालिक थे ये मजबूर हो गए कि भारत में नील की खेती धीरे धीरे बंद कर दी जाए। तो इनकी मजबूरी हो गई, ये विवश हो गए कि अब नील की खेती क्या करना है, बंद करना है। और किसान खुश हो गए कि नील की खेती क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो उनको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये इतने दुष्ट थे कि अपनी व्यवस्था में भी ये भारतीयों का शोषण करने के लिए तैयार थे, और उन्होंने ये कहा कि दूसरी फसल बोने के लिए, यानी ये जो अनुबंध हुआ था नील की खेती करने के लिए, उस अनुबंध से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें जो है अब ज्यादा लगान और अन्य कर हमें देने होंगे, और इसके साथ ही साथ जो भी उत्पादन तुम करोगे उस उत्पादन को हमारी दरों पर हमको क्या करोगे, बेचोगे। ये इन्होंने शर्त उनके सामने रख दी और उनको जो है परेशान करने लगे। तो एग्जैक्टली चंपारण में यही हो रहा था। तो उसी समय राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति गांधी जी से मिले, और गांधी जी से उन्होंने ये आग्रह की कि आप चलिए देखिए कि चंपारण में क्या हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने क्या क्या सीखा अफ्रीका से, तो गांधी जी को कहा जाए कि भारत को उन्होंने बड़े ठीक प्रकार से समझा, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने देख लिया कि यह बहुत जबरदस्त मौका है उन लोगों को जोड़ने की जिनकी आबादी भारत में बहुत ज्यादा है और जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरह से विमुख है। मैं बात कर रहा हूं किसानों की। इस मौके को देखा और ये तुरंत जो है चल दिए। तो गांधी जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, ये लोग जो है गए और यहां पर ये पूरा मामला जो कि हम जानते हैं। तो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने इसी चंपारण में किया। चंपारण में जब गांधी जी उतरे तो वहां का जो कमिश्नर था उसने इनको बार बार ये कहा कि आप वापस जाइए, आप वापस जाइए। गांधी जी ने कहा कि देश मेरा भी है, मैं अपने देश में क्या घूम नहीं सकता, ये सारी बात। और एक बहुत बड़ी बात जो उस समय के लिए बहुत बड़ी थी कि उसने कहा कि हम आपको उठा करके जेल में बंद कर देंगे। गांधी जी ने स्पष्टतः पूछा था कि किस जुर्म में, मैंने क्या जुर्म किया है। तो ये जिस प्रकार से खड़े होकर के उससे बात कर रहे थे, ये बहुत जो है लोगों को अच्छा लगा इनके साहस को देख करके। तो यहां पर गांधी जी अड़ गए, तो एक आयोग बनाया गया और उस आयोग के एक सदस्य गांधी जी भी बनाए गए। तो गांधी जी ने आयोग को यह समझा लिया कि ये जो 3 कठिया प्रणाली है ये क्या है, ये शोषणकारी है और ये बंद होनी चाहिए। और उसके अलावा गांधी जी ने यह कहा कि ये जो गोरे बागान मालिक हैं इन्होंने किसानों का बड़ा शोषण किया है और इसलिए उस शोषण की एवज में इन्हें जो है इनको धन भी लौटाना चाहिए। तो 25% जो है किसानों को गोरे बागान मालिकों ने लौटाया भी। और धीरे धीरे करके कहा जाता है कि 1 दशक में चंपारण से ये जो गोरे बागान मालिक थे ये चले गए। तो सदा सदा के लिए ये लोग मुक्ति पा गए चंपारण के किसान। और यहीं से ये गांधी अब महात्मा हो गए इस आंदोलन के सफलता के बाद से। तो दूसरा संघर्ष जो चला वो 1918 में। तो यहां आप ये समझ लीजिए कि चंपारण में गांधी जी ने प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किया 17 में, 18 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो ये गुजरात में ही। तो इसमें क्या हुआ कि 1917 में प्लेग फैला हुआ था और इस प्लेग फैले होने के कारण वहां के मिल मालिकों ने मजदूरों को 50% बोनस दिया था, ठीक है, जिसे कहा गया प्लेग बोनस। बाद में जब प्लेग खत्म हो गया तो मिल मालिकों ने इस बोनस को क्या कर लिया कि वापस ले लिया। लेकिन मजदूरों ने यह कहना शुरू किया कि नहीं, अब हमको जो है 50% अधिक करके हमारी तनख्वाह दी जाए। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है और करीब 70% महंगाई बढ़ गई है, तो हमें 50% बढ़ोतरी चाहिए। अब गांधी जी भी मजदूरों की तरफ से इस आंदोलन में शामिल हो गए जो मिल मालिकों के विरुद्ध हो रहा था। तो गांधी जी ने मजदूरों से कहा कि 50% मत मांगो, इनसे 35% मांगो। और फिर इन्होंने 35% के लिए आंदोलन को प्रेरित किया मजदूरों को। तो मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब गांधी जी ने देखा कि असर नहीं हो रहा है तो गांधी जी ने अपने सबसे बड़े हथियार का प्रयोग किया जिसका नाम था भूख हड़ताल, उपवास, उसका इन्होंने प्रारंभ किया। और गांधी जी की जिस प्रकार से प्रतिष्ठा थी, तुरंत जो है जो मिल मालिक थे वो हड़बड़ा गए और उन्होंने गांधी जी यानी मजदूरों की इस 35% मांग को क्या किया, मान लिया। तो यह मामला था अहमदाबाद मिल हड़ताल का। तो आप समझ लीजिए कि 1917 में गांधी ने प्रथम सविनय अवज्ञा किया और 1918 में गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल की। ये भारत के संदर्भ में मैं बता रहा हूं। अब यह खेड़ा सत्याग्रह का मामला जो है हम समझ लें तो आज का ये वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा। तो यह भी गुजरात में ही हुआ, यह चंपारण तो बिहार में। तो 1918 में सूखा पड़ा था, फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन सरकार ने यह कहा कि हम मालगुजारी वसूलेंगे, जो भू राजस्व था उसको हम वसूलेंगे। जबकि जो राजस्व संहिता थी वहां की वो ये कहती थी कि जब कुल उत्पादन का 1/4 से कम हो, यानी एक अनुमानित उत्पादन का हम एक क्षेत्र में ये मान लेते हैं कितना उत्पादन होता है, और उसकी जगह केवल 1/4 ही उत्पादन हो यानी 1/4 से कम हो, तो लगान माफ हो जाता था, भू राजस्व माफ हो जाता था। ऐसा राजस्व संहिता कहती थी कि 1/4 से कम अगर उत्पादन हुआ तो भू राजस्व माफ। और उस साल सूखा पड़ा था और 1/4 क्या कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन सरकार ने कहा कि हमें उत्पादन से कोई मतलब नहीं, हमें पूरा का पूरा जो है राजस्व चाहिए ही चाहिए। तो इसके विरोध में खेड़ा के ही युवा अधिवक्ता जिनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, जो बाद में चल के सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, और इंदुलाल यागिक, इन दोनों लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया। तो अब यहां पर जो है गांधी जी ने भी इन गांवों का दौरा किया और किसानों से यह कहा जाने लगा कि तुम लगान मत अदा करो। क्या करो? लगान मत अदा करो। और सरकार से गांधी जी ने कहा कि आप गरीब किसानों का लगान क्या कर दो, माफ कर दो, और अमीर किसान अपना लगान क्या कर देंगे, भर देंगे। ऐसी बात गांधी जी ने सरकार से कही कि गरीबों का माफ करिए, अमीरों का जो है लगान आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सरकार ने इनकी बात को नहीं सुना और बड़े पैमाने पर कई क्षेत्रों में इन्होंने दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। कई किसानों के घरों में कुर्की हुई और उनके मवेशियों को ये
ले जाकर के जब्त कर लिए, यानी उनके जो जानवर थे उनको जो है ये उठा करके लेके चले गए। तो ये सारी चीज हुई, बहुत उन पर जो है कार्रवाई हुई, लेकिन ये लोग जो है करते ही रहे आंदोलन, और अंततः जो है कहा जाता है कि सरकार ने गुप्त आदेश में कहा कि किसानों का जो छोटे हैं माफ करो, और जो लोग दे रहे हैं वो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से खेड़ा सत्याग्रह हुआ। ठीक है, तो अब एक बार हम रिपीट करते हैं। चंपारण में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल में प्रथम भूख हड़ताल, और खेड़ा सत्याग्रह में प्रथम असहयोग, ये गांधी जी ने प्रयोग किया। अब इन सब के बाद जो है हम जानते हैं कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद जो है भारत में पूरा का पूरा जो है गांधी जी ही छा जाएंगे। तो गांधी युग का प्रारंभ, जैसा कि मैंने लिखा है भारत में गांधी युग का प्रारंभ। तो अब एक प्रकार से हमें जो राष्ट्रीय आंदोलन में आगे पढ़ना है, सब में गांधी जी रहेंगे ही। तो अब जाकर के आगे गांधी जी को ही पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो देखिए, हमने पूरा घटनाओं का एक डिटेल कहानी के रूप में चार्ट बनाया, इस पर हम आएंगे। उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये जो है रोलेट एक्ट किस पृष्ठभूमि में भारत पर थोपा गया। तो हमने देखा था, मैं पहले पॉइंट को बता रहा हूं, भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार। इस पर मैंने डेट इस नाते से लिख दिया है कि जो वीडियो हमने देखा था उसका टाइटल भी था 1905 से 1919, इससे पहले जिसमें हमने सारी बात की थी। तो उसका जो है कारण बस इतना है इसको लिखने का, नहीं तो 1905 से पहले भी भारत में हिंसक क्रांतिकारी रहे और 1919 के बाद भी रहे। लेकिन आपके समझने के लिए तो नहीं देखे हैं, फिर एक बार कर रहा हूं, जाकर के देख लीजिए। तो ठीक है, हमने देखा था उस वीडियो में कि 1907 के आसपास जो है अनुशीलन समितियां और जुगांतर प्रेस, जिसके संस्थापक वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त वगैरह थे, इन लोगों के सानिध्य में क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल में हो रही थी। उसके अलावा हमने देखा था कि 1908 में मुजफ्फरनगर के जिला जज को, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गोली मार दी थी, लेकिन वो क्या हुआ, बच गया और दो मासूमों की, निर्दोषों की जान चली गई। हमने ये भी देखा था। हमने ये देखा था कि 1912 में जिस घटना को दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिस घटना में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग, जो कि गवर्नर था, उसकी गाड़ी पर बम मार दिया, जिसे दिल्ली षड्यंत्र के केस के रूप में जाना जाता है। हमने देखा था कि 1909 में इंडिया हाउस से जुड़े हुए मदन लाल धिंगरा जी ने लंदन में कर्जन वायली की गोली मार करके हत्या कर दी। ये सारे घटनाक्रम हमने देखे थे। उसके अलावा नासिक षड्यंत्र केस भी था, जिसमें जो है जैक्सन को गोली मारी गई थी। इसी तरह का पूरा घटनाक्रम। इसके अलावा जो है बाघा जतीन, जिनका नाम था जतीन्द्र मुखर्जी, और जिन्हें जो है क्रांतिकारी बड़े गर्व से बाघा जतीन कहते थे, बालासोर में अंग्रेजों से लड़ते हुए वो मारे गए। ये सारी बात हमने की थी। तो इन सब घटनाओं से हमें ये समझ में आया कि भारत में हिंसक राष्ट्रवाद वास्तव में बढ़ रहा था, और इसके अलावा जो अहिंसक क्रांति थी उसका भी प्रसार हो रहा था, जिसकी कमान बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादियों ने ली हुई थी, और जिन्होंने ये घोषित कर दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो जो अहिंसक क्रांतिकारी थे, अहिंसक आंदोलनकारी थे, उनकी भी नीति 1905 से बदल चुकी थी। अब वो क्षमा याचना करने वाले नरमपंथी नहीं रह गए थे, बल्कि स्वराज मांगने वाले धर्मपंथी हो चुके थे। ये भी हमने देखा था। तो ये पूरा जो घटनाक्रम था, उससे अंग्रेजी सरकार जो है व्याकुल हो गई थी, और उसे लग रहा था कि किसी भी प्रकार से इनको दबाया जाए ताकि भारत में अंग्रेजी राज्य को सुरक्षित रखा जा सके। ये काम जो है करने के लिए, तो अब इस पर आ जाते हैं। और आप देखिए मैंने कैसे लिखा कि भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार 1905 से 1919। एक बार फिर बता देता हूं, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, मैं इस शब्द को लिखता हूं, यहां मैं ये कहना चाहता हूं हिंसक क्रांतिकारी। तो दो तरह के क्रांतिकारी हो गए, हिंसक और अहिंसक। हालांकि मेरी जितनी समझ है और जितनी मान्यता है उसमें मैं हिंसक को ही क्रांतिकारी मानता हूं, लेकिन ठीक है समझने के लिए। तो हिंसक क्रांतिकारी और अहिंसक क्रांतिकारी, तो उन्हीं के लिए मैंने जो शब्द प्रयोग किया है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो 1905 से 1919 क्रांतिकारियों को कुचलने हेतु सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई। तो इस कमेटी के गठन का मुख्य उद्देश्य यह था कि पता करो कि किस प्रकार से जो है अंग्रेज इनको आतंकवादी कहते थे। निश्चित रूप से जो समय की सरकार चल रही थी वो अंग्रेजों की सरकार थी, उसी सरकार को भारत सरकार कहा जाता था। उस सरकार की जो भक्ति होती थी उसे जो है माना जाता था राष्ट्रभक्त, और जो उस सरकार का विरोध करता था उसे आतंकवादी माना जाता था। ये तो क्लियर है आपको। हमारे लिए ये जननायक है, हमारे लिए राष्ट्रनायक है, ये हमारे लिए जो है प्रातस्मरणीय है ये। लेकिन अंग्रेज इनको क्या कहते थे, तो आतंकवादी कहते थे। निश्चित रूप से उनके साम्राज्य को ये लोग मिटाना चाहते थे। ठीक है, तो क्रांतिकारियों को कुचलने हेतु सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक कमेटी गठित। अब इसमें केवल ये नहीं है कि हिंसक क्रांतिकारियों के ही, अहिंसकों को भी, जो कि अब ज्यादा थोड़ा तेज बोल रहे थे, उनको भी कुचलने के लिए तो एक कमेटी गठित हुई। तो पता करो कि षड्यंत्र का क्या लेवल है, किस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं ये भारतीय, और फिर इनको कुचलने का एक रास्ता बताओ। तो ये 1917 में गठित हुआ। कमेटी के सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधान परिषद से, कमेटी के सुझावों पर केंद्रीय विधान परिषद से द अनार्टिकल एंड रेगुलेशनरी क्राइम एक्ट, तो जिस एक्ट को आप जानते हैं रोलेट एक्ट के नाम से, देखिए ये शब्द जो है रोलेट, इसको कई प्रकार से लिखा हुआ किताबों में पाएंगे। तो एक प्रकार जो मुझे ठीक लगा मैंने चुन लिया। तो ऐसा नहीं कि गलत लिखा है, कहीं रोलेट लिखा जाता है, कहीं रोलेट लिखा जाता है, तो अलग अलग है। तो ये जो रोलेट एक्ट था, ये तो बस एक आम बोलचाल की भाषा में प्रसिद्ध हो गया शब्द था। कारण इसका था कि इस एक्ट के पीछे जो व्यक्ति था उसका नाम था सिडनी रॉलेट, और उसी के नाम से कहा गया रॉलेट एक्ट। हालांकि इस अधिनियम का जो नाम था वो था द अनार्टिकल एंड रेगुलेशनरी क्राइम एक्ट। अगर हिंदी में कहें तो क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम या फिर रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इसका पूरा नाम आपको आना चाहिए। आईएएस के पेपर में सीधे सीधे ऐसे पूछ लिया कि ये पूरा पढ़ दिया और कहा कि ये किस से संबंधित है। ठीक है, तो ये पूरा नाम है, इसी को कहते हैं रॉलेट एक्ट। तो इसने जो सिफारिशें की थी सिडनी रॉलेट की कमेटी ने, उसी के आधार पर 18 मार्च 1919 में कमेटी के सुझाव के आधार पर केंद्रीय विधान परिषद से द अनार्टिकल एंड रेगुलेशनरी क्राइम एक्ट, क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम रॉलेट एक्ट पारित हो गया। और पारित की परिस्थितियों में हो गया कि एक भी भारतीय सदस्य जो थे उन्होंने इस पर सहमति नहीं दी, लेकिन उनकी सहमति को दरकिनार करते हुए अंग्रेजी सरकार ने इस एक्ट को पास करवा लिया ताकि भारतीयों का ठीक प्रकार से दमन किया जा सके। तो अब हम समझना चाहेंगे कि रॉलेट एक्ट यानी क्या, ये क्या करने के लिए आया था, इसके प्रावधान क्या थे, तो उसको समझिए। अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे, अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे, अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे और जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है। आप
देश कहते थे ना, भारत में क्या है, कानून का राज है। आज भी हमें बताया जाता है, हालांकि क्या सच्चाई है आप भी जानते हैं और मैं तो जानता ही हूं। तो कानून का राज है, तो कानून के राज में एक कानून ये बना कि बिना किसी को सुने ही उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, यानी एक व्यक्ति का राज है। आज भी हमें बताया जाता है, हालांकि क्या सच्चाई है आप भी जानते हैं और मैं तो जानता ही हूं। तो कानून का राज है, तो कानून के राज में एक कानून ये बना कि बिना किसी को सुने ही उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, यानी एक व्यक्ति स्वतंत्रता को छीन लिया गया उस सरकार के द्वारा जो सरकार ये कहती थी कि हमारे राज्य में कानून का राज है, ठीक ना। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला था। बाद में संविधान बना, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, भाई पकड़ लिए 24 घंटे में बताओ क्या बात है, मजिस्ट्रेट के सामने क्या करो, पेश करो, चार्जशीट दाखिल करो, सारा काम करो। तो यहाँ कुछ नहीं, मजिस्ट्रेट को लगा अंग्रेजी कि ये व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लेना, किसी को कुछ नहीं बताना है कि किस जुर्म में किया, क्या नहीं पता, क्यों किया नहीं पता, कब तक जेल में बंद रखोगे क्या नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता, बस मुझे लगा मैंने पकड़ लिया। यही हालत जो है भारत में आपातकाल के दौरान था, जब विपक्ष के सारे नेता जो है उठा करके जेल में डाल दिए गए। तो अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे और जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है। देखिए मैं आसान शब्दों का प्रयोग करता हूं ताकि आपको समझ में आए, और ऐसा नहीं है कि ये सब ऊपर से आकर के बस यहाँ लिख दिया जाता है, इसके पीछे जो है बहुत मैं मेहनत करता हूं इन शब्दों को बनाने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेहनत का सम्मान किया करिए, लाइक कर दिया करिए, डिसलाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, लेकिन आपको सुनाई देता ही नहीं है। तो इस कानून को भारतीयों ने क्या कहा अपने शब्दों में उसको समझिए। बिना वकील की कोई जरूरत नहीं, बिना अपील की कोई जरूरत नहीं, और बिना दलील वाला कानून। तो रोलेट एक्ट को क्या कहा गया, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून। तो ये था रोलेट एक्ट, जिसे भारतीयों ने काला कानून कहा। अरे ये क्या मतलब, न झूठ बताओगे, क्यों बंद कर रहे हो ये नहीं बताओगे, कब तक बंद करोगे, क्या आरोप है, कुछ नहीं, बस उठा के बंद कर दोगे। जबरदस्त जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस अपहरण से भारतीयों में भीषण आक्रोश। अगला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस अपहरण से भारतीयों में भीषण आक्रोश, इसे काला कानून कहा। तो भारतीयों ने इसे क्या कहा, रोलेट एक्ट को काला कानून। इसका पूरा नाम क्या था ये ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए। तो ये कानून क्या हो गया, पारित हो गया, ये कानून बन गया। कौन सा कानून, काला कानून। तो विरोध स्वरूप, अब समझ रहे हैं, यहां से अब हम यहां आ गए, ठीक ना। अगर सीधे बनाना हो कोई बहुत बड़ा सा बोर्ड हो तो नीचे आते, यहां नहीं जाते, ठीक ना, समझ रहे हैं। विरोध स्वरूप गांधी जी द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान। अब गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में एक साहसिक छलांग लगा दी। अभी तक क्षेत्रीय मुद्दों पर गांधी जी उलझे थे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, हमने सब पढ़ा है पिछले वीडियो में, नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ लीजिए। तो विरोध स्वरूप गांधी जी द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान, और डेट रखा गया 6 अप्रैल 1919। पूरे देश में हड़तालें, काम रोको अभियान। ये मैंने क्यों लिखा, देखिए ये सब शब्द केवल मैं इसलिए लिखता हूं कि ताकि जो है आपको परीक्षाओं में उत्तर लिखने में आसानी हो। और एक चीज ये समझ में आए कि विरोध स्वरूप भारतीय कर क्या रहे थे, ये भी आपको जो है आइडिया होना चाहिए। तो हुआ क्या कि पूरे देश में हड़तालें हुई, काम रोको अभियान हुआ और जुलूस और प्रदर्शन प्रारंभ हो गए। भारत में व्यापक रूप से लगभग ये कहा जाए कि पूरे भारत में इस काले कानून के विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। तो ये गलत नहीं होगा, तो बंगाल विभाजन से बड़े स्तर पर जो है विरोध प्रदर्शन हुआ। एक प्रकार से कहा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप यहां देखने को मिला। तो पूरे देश में हड़तालें, काम रोको अभियान और जुलूस और प्रदर्शन प्रारंभ हो गया। लेकिन एक दिक्कत इसमें यह हो गई कि 6 अप्रैल और 30 मार्च के डेट में जो है कंफ्यूजन हो गया कि डेट एक्चुअली है क्या विरोध प्रदर्शन शुरू करने का। ये तो पास हो गया, ठीक है, रोलेट एक्ट 18 मार्च को, 6 अप्रैल का डेट जो है रखा गया और 30 मार्च का डेट, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया। और इस नाते से दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में ये 30 मार्च को ही शुरू हो गया और 30 मार्च को शुरू हो गया। और चूंकि पहला ही ये आंदोलन था गांधी जी का भी उस तरह से, तो ये आंदोलन जल्दी हिंसक आंदोलन में बदल गया। यानी गांधी जी के तरीके वाला ये आंदोलन नहीं रह गया अहिंसक, बल्कि ये हो गया हिंसक आंदोलन और सार्वजनिक विरोध तथा हिंसा प्रारंभ हो गई। अगले लाइन में मैंने लिखा है, ठीक है। और स्थिति ये हो गई कि दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता जैसे जगहों पर खूब हिंसा होनी शुरू हो गई, हड़ताल प्रदर्शनें होनी शुरू हो गई। अंग्रेजी जो बिल्डिंगें थी, जो इमारतें थी, उसमें आग लगाना शुरू हो गया, थानों को कई जगहों पर फूंकना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर मामला हिंसक हो गया और अमृतसर तथा लाहौर में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। तो ये जो जगह था पंजाब, यहां पर जो है ये बहुत तीव्र रूप से चल रहा था विरोध प्रदर्शन, ठीक है। तो गांधी जी को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और कहा जाता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने यह न्योता दिया कि आप आइए पंजाब में, और गांधी जी पंजाब के लिए चल दिए। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने कहा कि गांधी पंजाब में प्रवेश नहीं करेंगे और इनको जो है गांधी को 8 अप्रैल को गिरफ्तारी कर लिया। जब ये जा रहे थे गांधी जी पंजाब, तो इनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके बंबई भेज दिया गया। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हम बढ़ रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ, तो जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई उस समय पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता बहुत बड़े, जिनका जो है जनता में बहुत अपील थी। एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बिना कारण बताए अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और इनकी गिरफ्तारी हुई 9 अप्रैल 1919 को। कहा जाता है कि उस समय पंजाब का एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल कोटायर, उसी के इशारे पर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो अब जब इनकी गिरफ्तारी हो गई तो अगले दिन यानी 10 अप्रैल को, वो मैंने लिखा नहीं है, 9 अप्रैल 1919 कितना लिखा जा सकता है, तो 9 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई। 10 अप्रैल को एक शांति मार्च निकाला गया जिस पर की अंग्रेजी सरकार ने गोलियां चलवा दी, जिसमें की 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद की भारतीय उखड़ गए और उन्होंने जो है व्यापक स्तर पर हिंसा किया। इसके बाद उसी दिन 10 अप्रैल को यहाँ शहर में, अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया, सैन्य कानून लगा दिया गया, और जिसके नियंत्रण में ये सैन्य कानून चलना था उसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल आर डायर। यानी अब यहाँ पर जो है सैन्य कानून लागू हो गया, ठीक है। तो 10 अप्रैल को, और सत्ता किसके हाथ में आ गई, तो एक सेना के अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर के हाथ में आ गई 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल को इसी सैन्य अधिकारी ने कई जगहों पर गिरफ्तारियां करवाई, और 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन 1919 में विरोध स्वरूप अपने 2 नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप ये लोग जो है जलियांवाला, जो कि अमृतसर में एक बाग था, वहां पर जुटे।
तो इस बाग के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा बाग था, उसमें हजारों लोग बैठ सकते थे, लेकिन इसका जो प्रवेश द्वार था वो एक ही था और तीन तरफ से ये बाग जो था ये मकानों से घिरा हुआ था, बिल्डिंग थी, निकलने का केवल एक रास्ता था, केवल एक दरवाजा। बाग बड़ा था लेकिन दरवाजा एक, और इसमें हजारों लोग बैठ सकते थे। ये इतना बड़ा था, कहा जाता है कि 20,000 लोग यहाँ जुटे हुए थे। और यहाँ चल क्या रहा था, तो यहाँ डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में भाषणबाजी चल रही थी, रोलेट एक्ट के विरोध में भाषणबाजी चल रही थी। बस शांति से लोग बैठे हैं और जो है वक्ता अपनी बात रख रहा है। कहा जाता है कि यही जनरल आर डायर लेकर के सेना पहुंच गया और पार्क का जो इकलौता गेट था उसके सामने जो है इसने उनको खड़ा कर दिया सैनिकों को और 3 मिनट के लिए कहा कि बस 3 मिनट का समय है, उठो और भाग जाओ, उठो और भाग जाओ। ये मतलब समझिए किस लेवल पर जो है भारतीयों के साथ व्यवहार किया जा रहा था। तो उठो और भाग जाओ, अब जो है यहाँ सभा नहीं होगी। और उसके बाद किसी को लगा नहीं, ठीक है ऐसे घोषणा होती है, लेकिन किसी को लगा नहीं, इसने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दिया और आदेश ये कि जब तक बंदूकों में एक गोली भी है तब तक मारो, जब तक खत्म हो जाए तब तक मारो, जितना गोली है उस समय जो लोग गोली चला रहे थे उनके पास तब तक मारो। और भारतीयों की इसने जो है हत्या करवानी शुरू कर दी। भीषण हत्याकांड, हजारों भारतीय मारे गए। कहा जाता था कि उस पार्क में एक कुआं था, जिस कुआं में सैकड़ों लोग जो है कूदे और कूदने के बाद मर गए। कैसे दीवारों पर चढ़ते हुए लोगों को गोलियों से मारा गया, आज भी उस पार्क में उन गोलियों का निशान है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि 380 लोग मारे गए हैं और 1200 लोग घायल हुए हैं। भारतीयों का अनुमान था कि हजारों लोगों की मृत्यु हुई है और 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हत्याकांड ने, जलियांवाला बाग की हत्याकांड ने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। पूरा भारत स्तब्ध। अरे क्या हो गया, किसी को सहज विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे इस तरह की जो है पांव में बेड़ियां फैला करके दिन दहाड़े हजारों भारतीयों को गोलियों से मारा जा रहा है। तो गुलामी क्या होती है ये आपको समझ में आता होगा। आज भी जो है देश में अपने जाति संप्रदाय के लिए खूब लड़ाई हो रही है, तो उस समय भी इसी तरह हो रही थी, तो हम लोग गुलाम हो गए थे। तो गुलामी क्या होती है ये समझ में आता है। पूरा देश स्तब्ध रह गया, ये क्या हो गया। और अंग्रेज कितने, तो 1.5 से 2 लाख। गोली मारने वाले कौन, तो बस उतना। तो अंग्रेजी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया। एकदम समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसके विरोध में रविंद्रनाथ ने नाइट की उपाधि अपनी लौटा दी और अब शंकर नारायण ने वायसराय की परिषद में ये थे, वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये परीक्षाओं में पूछता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मंगल लिखा, अब उनका जो है दिमाग ठिकाने लग गया और अब जो है उनको समझ में आ गया कि ये ब्रिटिश सरकार कैसी है। तो अभी यही मैं रुकूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 15 अप्रैल को पंजाब में लगा दिया गया मार्शल लॉ और उस मार्शल लॉ में किस प्रकार से घटनाक्रम हुए उसको मैं उस समय के एक व्यक्ति के लिखे को पढ़ना चाहता हूं। तो बस 1 सेकंड रुकिए। तो उस समय के ये एक उदारवादी वकील शिव स्वामी अय्यर जिन्हें सरकार ने नाइट की उपाधि दी थी, ठीक उसी प्रकार जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी, तो इनको नाइट की उपाधि मिली थी। ये क्या लिखते हैं इस पूरे मामले पर उसको मैं पढ़ रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। जलियांवाला बाग में लोगों को बिखरने का अवसर दिए बिना कि भाई हट जाओ, लोगों को बिखरने का अवसर दिए बिना सैकड़ों निहत्थे लोगों का कत्लेआम, गोलीबारी में घायल सैकड़ों लोगों की दशा के प्रति जनरल डायर की बेरुखी, जो लोग बिखरकर भागने लगे थे उन पर मशीन गनों से गोलीबारी, जो मैंने बताया वो चढ़ने लगे बाउंड्री वाल पर, उनको भी मारा गया। गोलीबारी, लोगों पर सार्वजनिक रूप से कोड़े बरसाना, लोगों पर सार्वजनिक रूप से कोड़े बरसाना, हजारों छात्रों को उपस्थित जताने के लिए 16 मील दूर प्रतिदिन जाने का आदेश, 500 छात्रों और प्रोफेसरों की गिरफ्तारी और नजरबंदी, 5 से 7 वर्ष के स्कूली बच्चों को भी झंडे की सलामी के लिए परेड में उपस्थित रहने के लिए बाध्य करना, एक विवाह मंडली पर कोड़ों की बारिश, एक विवाह मंडली पर कोड़ों की बारिश, डाक पर सेंसर, 6 सप्ताहों तक बादशाही मस्जिद पर ताला, किसी ठोस कारण के बिना लोगों की गिरफ्तारी और नजरबंदी, इस्लामिया स्कूल के 6 सबसे बड़े बच्चों पर कोड़ों की मार, केवल इसलिए कि ये स्कूली बच्चे थे और बड़े बच्चे थे। गिरफ्तार लोगों को खुलेआम बंद रखने के लिए बड़े पिंजड़े का निर्माण, गिरफ्तार लोगों को खुलेआम नजरबंद रखने के लिए एक बड़े पिंजड़े का निर्माण, दंड के नए नए रूपों का आविष्कार, दंड के नए नए रूपों का आविष्कार। क्या थे रूप देखिए, जैसे सड़क पर रेंग कर चलने का आदेश, आदेश दे दिया कि चलो तुम्हारी सजा है कि सड़क पर रेंगो। सोचिए मानव के साथ किस प्रकार का पशुओं का व्यवहार करते थे। कूदते हुए चलने के आदेश, तो रेंगते हुए चलने के आदेश, कूदते हुए चलने के आदेश आदि। जो नागरिक या सैनिक किसी भी कानून प्रणाली के लिए अज्ञात है, लोगों को वैसा करने के लिए कहा गया। हिंदू और मुस्लिम एकता के परिणाम जताने के लिए हिंदू और मुस्लिमों को एक ही बेड़ी में जकड़ कर रखा जाता था कि चलो तुम कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम एकता, तो चलो हिंदू मुस्लिम एकता का परिणाम देख लो। एक ही बेड़ी में तुमको पकड़ के हमने रख दिया, जकड़ कर रखना और उन्हें खुली ट्रकों में 15-15 घंटों तक रखना। निहत्थे नागरिकों के खिलाफ हवाई जहाजों और लेविस गनों तथा वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के नवीनतम तामझाम का उपयोग, लोगों को बंधक बनाना, गैर हाजिर लोगों को हाजिर करने के लिए उनकी संपत्ति को कुर्क कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने लिखी हुई है। तो इसमें भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइट की उपाधि लौटाई और उन्होंने कहा कि अब तमाम तरह के जो पुरस्कार हैं, उपाधियां हैं अंग्रेजी सरकार की, सबको लौटा करके अब समय आ गया है कि अपने भारतवर्षी भाइयों के साथ खड़ा होने का। तो ये सारी बात आपने देख ली। तो अब जब ये हुआ तो दबाव बढ़ना शुरू हुआ, दबाव भारतीयों ने डाला कि कुछ तो करो भाई, ये कैसे खुलेआम हत्याकांड हो रहा है। तो भारी दबाव में हंटर कमेटी का गठन हुआ। हंटर कमेटी 8 सदस्य, 5 अंग्रेज 3 भारतीय, 5 अंग्रेज 3 भारतीय। तो अंग्रेज के कृत्य की जांच करने के लिए एक अंग्रेजी कमेटी बनी जिसमें अंग्रेज ही सर्वे सर्वा थे। इस कमेटी का अध्यक्ष था लॉर्ड हंटर और 5 अंग्रेज उसको मिला करके और 3 भारतीय। 3 भारतीय में ये चीमनलाल सीतलवाड़ जी जो थे, इनके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इनके नाम के आगे सर लगता है, ये मैं आपको बता दूं। सर की उपाधि कौन देता है जानते होंगे, ये सुल्तान अहमद, इनके नाम पर भी जो है वो उपाधि लगती है। और ये जगत नारायण, इन 3 लोगों की कमेटी और 5 अंग्रेजों की कमेटी ने जो निष्कर्ष निकाला वो ये था कि हंटर का धोखा, हंटर ने धोखा दिया और पूरे मामले की लिपापोती कर दी। और माइकल कोडायर जो कि उस समय जी था, यहाँ एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि माइकल कोडायर जो कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और ये जिसने गोली चलवाई जनरल आर डायर, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जनरल आर डायर जिसने गोली चलवाई मौके पर खड़ा था और माइकल कोडायर उस समय पंजाब का एलजी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, तो माइकल कोडायर को तो इन्होंने साफ साफ बखस दिया कि उसका कोई दोषी नहीं है, एलजी था। इसको थोड़ा दोषी माना गया, लेकिन इसके बारे में जो प्रतिक्रिया आई इस रिपोर्ट के माध्यम से उसमें यह कहा गया कि हालांकि जनरल डायर अपने कर्तव्यों का पालन कर ही रहा था,
लेकिन हो सकता है वो ठीक प्रकार से स्थितियों को समझ नहीं पाया और जितना कार्रवाई करनी चाहिए उससे ज्यादा कर दिया। हालांकि वो उसने जो भी किया वो उसने अपने निष्ठा के हिसाब से किया, उसके मन में कोई इस तरह का बात नहीं था। उस समय जो भारत का सचिव था मोंटेग्यू, जिसकी घोषणा हमने पिछले में पढ़ा था वीडियो में कि उसे जैसा उचित लगा उसने वैसा व्यवहार किया, किंतु परिस्थितियों को वो ठीक ढंग से समझ नहीं पाया और इसलिए ये गलती हो गई। हालांकि उसकी निष्ठा पर कोई शंका नहीं है, उसने अपने कर्तव्य का पालन ही किया। तो केवल हुआ ये कि ये जो जनरल डायर था इसकी नौकरी चली गई। लेकिन एक तरफ अंग्रेज ये कह रहे थे हंटर कमेटी को बैठा करके कि हम निष्पक्षता से जांच करेंगे मामले की, और उधर ब्रिटेन में इसी जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा जा रहा था और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जा रहा था। ये दोहरा चरित्र अंग्रेजों का एक बार तो दिखा नहीं, बार बार दिखता है। तो ये स्थिति थी। तो हंटर का क्या हो गया? धोखा हो गया, कुछ नहीं हुआ, लिपापोती हो गई, एकदम निर्लज्जतापूर्ण जो है कार्य अंग्रेजों ने किया। तब भारतीयों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था तहकीकात कमेटी, और इस तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे मालवीय जी, सदस्य थे गांधी, एमएल नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, सीआर दास एवं पुपुल जैकब, ये लोग इसके सदस्य और मालवीय जी अध्यक्ष थे। इन लोगों ने अपने जो जांच था उसकी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि डायर ने क्या किया, बहुत गंदा कार्य किया, इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हैं। जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में दोषी रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड के, उन पर कार्रवाई करिए, और जो लोग शहीद हुए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में उनके परिवार को आर्थिक मदद दीजिए। ये बात इन लोगों ने कही। इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते थे, क्या कर सकते थे मजबूत अंग्रेजी सरकार के सामने। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो हमें यहाँ दो अलग अलग शब्द देखने को मिल रहे हैं, एक तो खिलाफत और दूसरा असहयोग। तो ये दो अलग अलग आंदोलन थे जो कि दो अलग अलग मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के संघर्ष का जो तरीका था वो एक ही था, और वो था अहिंसक असहयोग। तो हम खिलाफत को पहले समझेंगे, फिर हम असहयोग को समझेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग का ये आंदोलन का जो पूरा कांसेप्ट था वो इवाल्व हुआ, और फिर इन दोनों आंदोलनों को हम साथ में देखेंगे कि कैसे इनका प्रसार हुआ, और फिर हम अलग अलग करके ये देखेंगे कि ये दोनों आंदोलन किस प्रकार से समाप्त हो गए। तो कुल मिलाकर आज का ये चैप्टर पढ़ने के लिहाज से और पढ़ाने के लिहाज से दोनों लिहाज से बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भी है आज का ये चैप्टर खिलाफत और असहयोग आंदोलन वाला। तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आपको चीजों को ठीक प्रकार से समझाने की, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं अपने प्रयास में कितना सफल हुआ। तो सबसे पहले हम बात खिलाफत आंदोलन की करते हैं। तो तुर्की में एक इंपायर था जिसका नाम था ऑटोमन इंपायर, हिंदी में कहें तो उस्मानी साम्राज्य। 14वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसकी स्थापना हुई थी। ये काफी लंबे समय तक चलने वाला एक इंपायर था, और अपने पीक पर जब ये था तो ये दुनिया के 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर शासन करता था, और 1914 के आसपास ये 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर शासन करने वाला एक भारी भरकम इंपायर था। कौन? ऑटोमन इंपायर, उस्मानी साम्राज्य। तो उस्मानी साम्राज्य, ऑटोमन इंपायर का जो राजा होता था उसे पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। यानी ऑटोमन साम्राज्य का जो राजा होता था उसे पूरी दुनिया के मुसलमान अपना क्या मानते थे? खलीफा मानते थे, और इस पूरी परंपरा को खिलाफत करते थे। तो प्रश्न यह थे और इस पूरी परंपरा को खिलाफत करते थे। तो प्रश्न यह है कि खलीफा यानी क्या? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था, खलीफा को मुस्लिम परंपरा जो है उसमें खुदा का धरती पर प्रतिनिधि माना जाता है, यानी खुदा का प्रतिनिधि होता है खलीफा, और एक प्रकार से पैगंबर के उत्तराधिकारी के लिए भी यही शब्द प्रयोग होता है, यानी खुदा का प्रतिनिधि, पैगंबर का उत्तराधिकारी। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का यह धार्मिक नेता था, और उसके अलावा यह राजा होता था तो यह राजनीतिक नेता भी था। तो मुसलमानों का यह धार्मिक नेता होता था पूरी दुनिया के मुसलमानों का। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा क्या रही होगी, किस प्रकार से ये जो है मुसलमानों के दिल में रहा होगा। तो अब ये आपने समझ लिया, खिलाफत समझ लिया, ऑटोमन साम्राज्य को समझ लिया, तो आगे की स्टोरी को शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि 1914 से 1918 या फिर कहें 19 तक एक युद्ध हुआ जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें दो शक्तियां आमने सामने लड़ रही थी। एक जिसे गठबंधन शक्ति कहा गया यानी एलाइड पावर, दूसरी जिसे केंद्रीय शक्ति कहा गया यानी सेंट्रल पावर। तो ये जो एलाइड पावर थे, ये जो गठबंधन शक्तियां थी, उसका एक प्रकार से अगुवा ब्रिटेन था, और उसके साथ था रूस, उसके साथ था इटली, उसके साथ था अमेरिका, उसके साथ था फ्रांस, ऐसे कई देश। उनके विपक्ष में जो केंद्रीय शक्ति थी उसमें था जर्मन एम्पायर, उसमें था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, उसमें था ऑटोमन एम्पायर। तो हम जानते हैं कि इस संघर्ष में, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से हम जानते हैं, उसमें केंद्रीय शक्तियां हार गई, यानी जर्मनी का एम्पायर हार गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हार गया, और ऑटोमन भी हार गए। और जीता कौन? तो ब्रिटेन प्लस उसके सहयोगी, यानी कि गठबंधन शक्तियां जीत गई। और जब गठबंधन शक्तियां जीत गई तो इन्होंने यह सुनिश्चित किया, यानी ब्रिटेन प्लस उसके साथियों ने यह सुनिश्चित किया, यानी मित्र देशों ने यह सुनिश्चित किया कि ये जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरी और ये ऑटोमन, इन सबकी ताकत को इतनी बुरी तरीके से तोड़ो कि फिर भविष्य में कभी भी ये हमारे सामने सर उठा न पाए। तो हमको पता है कि वर्साई की संधि में अनेक प्रतिबंध जर्मनी के ऊपर लगाए गए, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को टुकड़ों में तोड़ दिया गया, उनको कमजोर कर दिया गया। हालांकि उसी वर्साई की संधि से एक जो है दम मिला जर्मनी को, और फिर जो है एक व्यक्ति हिटलर के नेतृत्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को टाला नहीं जा सका। ये सब हम वर्ल्ड वॉर में करेंगे, लेकिन यहां समझने का मतलब यह है कि इन देशों ने, ब्रिटेन के सहयोगियों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि अब इनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है, इनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने हैं, कई तरह के प्रतिबंध लगा के इनकी शक्ति को तोड़ना है, ताकि फिर से कभी भविष्य में न उठ खड़े हो। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन को छोड़िए, जर्मनी को छोड़िए, अपने काम का ये ऑटोमन है। तो ये ऑटोमन क्या हो गए? हार गए। खलीफा क्या हो गए? प्रथम विश्व युद्ध में हार गए। तो अब जो है तुर्की के साथ मित्र देशों का कठोर व्यवहार शुरू हो गया, यानी इनको कमजोर करने का काम शुरू हो गया, ऑटोमन साम्राज्य को टुकड़ों में बांटने का काम शुरू हो गया। आधुनिक कई देश इसी ऑटोमन साम्राज्य से निकल करके बने हैं। तो एक प्रकार से खलीफा की शक्ति को एकदम तोड़ने का काम अंग्रेजों ने शुरू किया, और जब अंग्रेजों ने ऐसा काम शुरू किया तो पूरी दुनिया में खलीफा के दूत जाने लगे, और एक नारा दिया जाने लगा कि इस्लाम खतरे में है। यही पुराना नारा बहुत दिन से हर मौके पर दिया जाता है। तो यह मौका भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि खिलाफत ही खतरे में है, तो एक प्रकार से इस्लाम खतरे में है ऐसा कहा गया, और दूत
पूरी दुनिया में भेजे गए, तो भारतीय जो मुसलमान थे उनके अंदर भी इस बात की तीव्र प्रतिक्रिया हुई, अरे ये अंग्रेज तो हमारे खलीफा के साथ बड़ा कठोर व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों के ये धार्मिक नेता थे, तो सबकी संवेदनाएं इनके साथ जुड़ी हुई थी, जो मुस्लिम जगत था उसका। तो भारत में यह वो दौर था जबकि एक नया मुस्लिम नेतृत्व पनप रहा था, जो कि सर सैयद अहमद खान की अंग्रेजों के प्रति वफादारी और अलीगढ़ पीढ़ी की जो कुलीनवाद था उससे मुक्त होकर एक राष्ट्रवादी रुझान दिखा रही थी। उलेमाओं का भी जो है उस वर्ग में धीरे धीरे प्रभाव हो रहा था। तो उसमें जो कुछ प्रमुख नेता उभरे, जिनमें कि हम जानते हैं मोहम्मद व शौकत अली, जिन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है, मौलाना आजाद, हकीम अजमल, हसरत मोहानी, इन लोगों ने मिल करके एक समिति बनाई जिसका नाम रखा गया खिलाफत समिति। और खिलाफत समिति क्यों बनी? तो खिलाफत समिति इसलिए बनी कि ऑटोमन के इस राजा के साथ अंग्रेज कठोर व्यवहार न करें। इसके अलावा 3 मांगों को इन्होंने रखा। किसने रखा? खिलाफत समिति ने। खिलाफत समिति के 2 महत्वपूर्ण नेताओं का नाम आप याद रखिएगा, और लोगों का भले मैंने बताया, मोहम्मद व शौकत अली, इन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अली बंधु लिख दिया जाता है तो दोनों लोगों का नाम हो जाता है। इसके अलावा मैंने बताया मौलाना आजाद, हकीम अजमल, हसरत मोहानी, इन लोगों ने खिलाफत समिति बनाई। तो खिलाफत समिति ने 3 मांगे अंग्रेजों के सामने रखी, उनको आप नोट करिए। पहला, पवित्र जो मुस्लिम स्थल है उस पर खलीफा का नियंत्रण, पवित्र मुस्लिम स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण हो। युद्ध से पहले जब 1914 में ये खलीफा यानी ऑटोमन साम्राज्य युद्ध लड़ने के लिए चला, तो उस समय उसके पास जितने क्षेत्र थे उतने उसके पास होने चाहिए। अब इससे मतलब नहीं कि वो युद्ध लड़ते हुए कितना अपना क्षेत्र हार गया, मतलब बस यह है कि जितना भी हारा सब उसको लौटा दो और उसी स्थिति पे ला दो जो युद्ध से पहले वो था। तो युद्ध से पहले के उसके सारे क्षेत्र उसके पास रहेंगे। दूसरी मांग। अब तीसरी मांग, जजीर तुल अरब, जजीर तुल अरब, जजीर तुल अरब, यानी कि अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन पर गैर मुस्लिम प्रभुसत्ता स्थापित न होने पाए, यानी गैर मुसलमानों का शासन प्रारंभ न होने पाए। ये 3 चीज सुनिश्चित करिए। ये किसने कहा? ये कहा खिलाफत समिति ने। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम एक आंदोलन करेंगे, हम आपके साथ असहयोग करेंगे। ये बात किसने कही? तो ये खिलाफत समिति ने कहा। और कब कहा? तो नवंबर 1919 में कहा, और ये कहा दिल्ली में जब अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ दिल्ली में। ठीक है, तो खिलाफत की रक्षा हेतु अब आ जाइए उस पर। नवंबर 1919 में खिलाफत की रक्षा हेतु अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया। और मोहम्मद व शौकत अली मैंने इसलिए लिख दिया है कि ये दोनों लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए सबसे बड़े नाम है, और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया। गांधी जी ने जब खिलाफत की सुगबुगाहट को भारत के मुसलमानों में देखा तो ये चट आगे बढ़े और इन्होंने खिलाफत का समर्थन ये कहते हुए कर दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर शायद 100 वर्षों में न आए। तो इन्हें खिलाफत का आंदोलन भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में समझ में आया, और इसलिए इन्होंने कहा कि यह समय है कि खिलाफत का हिंदुओं को भी समर्थन करना चाहिए, और गांधी ने खिलाफत का खुलेआम समर्थन कर दिया। हालांकि उनकी इस बात की बहुत तीव्र आलोचना भी हुई। लोगों ने कहा कि आप धार्मिक कट्टरता को बढ़ा रहे हैं, बल्कि जिन्ना साहब ने कहा कि आप धार्मिक कट्टरता को बढ़ा रहे हैं, आप क्यों मुसलमानों की कट्टरता को लौटा रहे हैं, आप क्यों भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कहां तुर्की, कहां ऑटोमन, कहां गुलाम देश के नागरिक, हम क्या तय करेंगे कि अंग्रेज तुर्की के राजा के साथ कैसा व्यवहार करें, हम तो स्वयं गुलाम हैं। ये तो तमाम तरीके से लोगों ने कहा कि आप तो सीधे सीधे सांप्रदायिकता करते, भारत का कोई मतलब नहीं, इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब सारे प्रश्न पीछे हैं, खिलाफत सबसे आगे है, खिलाफत का समर्थन होगा। ठीक है, तो 20 मई 1920 को सेवरे की एक संधि हुई, और इस संधि ने भारत के मुसलमानों के इस मांग को नजरअंदाज करते हुए तुर्की का विभाजन कर दिया, यानी तुर्की को टुकड़ों में तोड़ दिया गया, और यहां मांग चली रही थी। तो अब जो है जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति की एक बैठक हुई इलाहाबाद में, और वहां यह तय हुआ। जब यह हो गया, उन्होंने देख लिया अंग्रेज सुने नहीं, तो अब उन्होंने तय कर लिया कि अब जो है हम आंदोलन को अगले चरण में लेके जाएं, यानी वो क्षमा याचना उदारवादी तरीके को छोड़े और अब असहयोग की हम शुरुआत करें। इस प्रकार से तो इस बैठक में यह तय हुआ कि खिलाफत समिति ने अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय सबका बहिष्कार कर दिया कि हमारी मांगे मानी जाए, या नहीं तो हम इस सबका जो है बहिष्कार करेंगे। यह हुआ जून 1920 में। इसके शुरुआत में ही 1920 के शुरुआती महीने में ही गांधी जी ने कहा कि खिलाफत का जो प्रश्न है उसमें संवैधानिक सुधारों, यानी ये भारत सरकार अधिनियमों और पंजाब के अत्याचारों, यानी केवल जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने खूब अत्याचार किया पंजाब में, जो कि मैंने अय्यर साहब को पढ़ के आपको सुनाया कि कैसे वो बता रहे थे कि सड़कों पे लेटकर चलने की सजा, उछल उछल के, ये सब बताया था ना। तो इन्होंने कहा कि ये जो खिलाफत का मुद्दा है उसने संवैधानिक सुधारों के मुद्दे को और पंजाब के अत्याचार के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया है। और अब मैं ये कहता हूं, कौन कहता है? गांधी जी, कि अगर तुर्की के साथ अंग्रेजों की संधि जो हो रही है वो भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट ना कर पाए तो मैं असहयोग आंदोलन करूंगा। यानी अंग्रेज ठीक प्रकार से समझ लें कि अगर तुर्की के साथ उनका कोई भी व्यवहार गलत प्रकार से हुआ तो मैं असहयोग आंदोलन करूंगा। उनका जो भी व्यवहार है वो भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। तुर्की के साथ संधि की बात हो रही है कि तुर्की के संधि की जो भी शर्तें तय हो वो भारत के मुसलमानों को संतुष्ट करने वाली होनी चाहिए, गांधी जी ने कहा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं असहयोग आंदोलन शुरू करूंगा। और चूंकि इस खिलाफत से तो जुड़ चुके थे गांधी जी, यहां अध्यक्ष भी थे, आप देख सकते हैं नवंबर में ही, और अब इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी थी। तो जुलाई 1920 में खिलाफत समिति ने कहा कि गांधी जी आप असहयोग शुरू करिए, आप हमारा नेतृत्व करिए। तो खिलाफत समिति ने खुले तौर पर गांधी जी को दे दिया न्योता। और अब जो है यहां जो मैंने अभी आपको बताया कि गांधी जी द्वारा खिलाफत को समर्थन, वही बात है, इसको हमने किया, उसकी हमने बात कर ली। तो अब जो है ये तय हुआ कि 1 अगस्त 1920 को हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो यानी कि अब ये पूरा खिलाफत हमने देख लिया है, तो असहयोग आंदोलन की घोषणा हो गई। अब खिलाफत जब आप देख लिए तो दूसरी तरफ आइए, जैसा कि ये मैंने लिखा है लखनऊ पे आईएनसी प्लस एमएल, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। तो ये इसलिए लिखा है कि मैं बताना चाहता था कि 1916 में ही जो है हिंदू प्लस मुस्लिम का एक भरत मिलाप लखनऊ में हो गया था, और विरोध एक्ट के दौरान जो विरोध प्रदर्शन हुए और जो अत्याचार हुए
हिंदुओं और मुसलमानों पर उसने भी इन दोनों लोगों को एक दूसरे के करीब लाया। इसी दौरान इन सब आंदोलनों के दौरान आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जामा मस्जिद में हजारों मुसलमानों को संबोधित किया और इसी समय पंजाब में अमृतसर के गुरुद्वारे की एक प्रतीकात्मक चाबी एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सिखों ने भेंट की अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहता था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। आगे बढ़िए, मार्च 1919 में रूलेट एक्ट आया, काला कानून, बिना वकील बिना दलील और बिना अपील वाला कानून। उसके बाद इसी कानून का विरोध करते हुए जलियांवाला बाग में भीषण हत्याकांड अंग्रेजों ने करवा दिया। पूरा देश जो है अचंभित रह गया, पूरा देश जो है व्यथित हो गया। उसके बाद इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के निष्पक्ष जांच के लिए, जैसा कि अंग्रेजों ने कहा था, जो एक कमेटी अंग्रेजों ने बनाई जिसका नाम था हंटर आयोग, उस हंटर ने खुले तौर पर धोखा दिया और निर्लज्जता का प्रदर्शन करते हुए इस पूरे मामले की लीपापोती कर दी। हमने ये देखा। और इन सब कारणों से, इसको अगर हटा दीजिए 1916 वाले, तो इन तीनों कारणों से अत्यंत व्यथित भारतीय थे। भारतीय बहुत कष्ट में थे, दुख में थे। उनके मन में एक गुस्सा उबल रहा था जिसको कि कांग्रेस समझ रही थी और इसलिए कांग्रेस भी ये चाहती थी कि भारतीयों के इस गुस्से का प्रयोग राष्ट्रीय आंदोलन के हित में किया जाए। इसके अलावा हमने देखा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी भारतीय राष्ट्रवादियों को ठीक नहीं लगा। जैसा कि मॉन्टेग्यू की घोषणा में कहा गया था कि विश्व युद्ध के बाद हम जो है भारत में स्वशासी संस्थाओं का विकास करेंगे, यानी चरणबद्ध तरीके से भारतीयों को स्वशासन देंगे। उसकी जगह इस नए प्रांतों में दैव तरीके से चलने वाली सरकार दी और जिसमें कि गवर्नर बहुत मजबूत रहा और महत्वपूर्ण विषय उसी के पास रहे। तो इसको जो है कांग्रेस ने निराशाजनक बताया और असंतोषजनक कहा और इसकी जगह कांग्रेस ने यह कहा कि अब ये सब नहीं, हमको अब चाहिए स्वशासन। ठीक है, तो कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वशासन को रखा, तो यह उनके अनुरूप नहीं रहा। उसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में होम रूल लीग आंदोलन पढ़ाते समय मैंने पूरा यहां कारण ही कारण लिखे थे, जिसमें मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में महंगाई बहुत बढ़ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के वित्त पोषण के लिए अंग्रेजों ने टैक्स की दरों को बढ़ा दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय संसाधनों का खूब दोहन हुआ था। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। अगर उनको आप रखना चाहते हैं तो इन सब कारणों से एक जो है भारतीयों के मन में गुस्सा उभर रहा था जिसे वो व्यक्त करना चाहते थे। और अंततः 1 अगस्त 1920 को तो हमने अलग से समझ लिया खिलाफत का कारण, हमने अलग से असहयोग का भी कारण समझ लिया। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी जी ने कर दी। ये दिन एक तरफ तो भारतीयों के लिए बहुत उत्साह का दिन था कि उनके राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा ली थी, लेकिन उसके साथ साथ ही ये एक शोक दिवस के रूप में भी बदल गया तब जब उस समय के युवाओं की आवाज बाल गंगाधर तिलक जी स्वर्गवासी हो गए। तो इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का स्वर्गवास हो गया। बहुत निराशाजनक खबर जो है रही। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू हुआ और तिलक जी की मृत्यु इसी दिन हो गई। अब हम इधर आते हैं और यह समझना चाहते हैं कि खिलाफत का एजेंडा क्या था, यानी खिलाफत की कार्यसूची क्या थी और असहयोग का एजेंडा क्या था, ताकि हमें ठीक प्रकार से समझ में आए कि ये दोनों आंदोलन किस प्रकार से अलग अलग थे। तो अब हम खिलाफत की कार्यसूची को समझते हैं। अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं, वो सारी मांगे आपको मैंने बताई, उसको मानो, नहीं तो सहयोग नहीं। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा हो। अब देखिए नोट्स बनाने में भी मैं आपको यहाँ एक लेसन देना चाहूंगा। मैंने आपको 3 कारण बताए, बड़े लंबे लंबे कारण बताए और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा हो। तो उस सब का निचोड़ क्या था? उसका निचोड़ यही था कि ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा हो। तो नोट्स बनाने के लिए भी मैंने ये बता दिया। तो मैंने यहाँ लिखा ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा हो और खिलाफत की रक्षा हो, यानी ये खलीफा वाला ये मामला भी नहीं था। ये समझ रहे हैं कि बस ये भारत में आंदोलन आज जो है ISIS का सबसे मूल विचार यही है कि खिलाफत की स्थापना हो और उसने जो ISIS को लीड करता है उसने अपने को खलीफा घोषित कर लिया। हालांकि उसको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन उसने अपने को खलीफा घोषित किया है। वो यही तो कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ब्रिटेन ने जो हमारे साथ किया, हमारे जो है राजा खलीफा को हटा करके फेंक दिया, तो इसकी स्थापना तो फिर से करनी है। अब हमारे पास उसमें ताकत नहीं, हम नहीं कर पाए, हम फिर करेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये सारे मुद्दे इतिहास की गर्त में दब जाते हैं, ये समय समय पर उठते रहते हैं। तो खिलाफत की रक्षा, ये खिलाफत का एजेंडा आपने समझिए। अब समझिए सहयोग का एजेंडा। तो शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, विधान परिषदों का बहिष्कार, हालांकि इस पर कुछ असमंजस की स्थिति रही, हम आगे के लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। विधान परिषदों का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों सेवाओं का परित्याग और करों का भुगतान नहीं। तो इसमें ध्यान ये दीजिएगा कि कुछ लोग कहते हैं असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो जब ये करों का भुगतान नहीं प्लस कानून की अवज्ञा 2 शब्द शामिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा। यानी अभी जब तक ये असहयोग रहेगा तब तक ये सारे एजेंडा रहेंगे और जब करों का भुगतान नहीं हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि अब ब्रिटिश सरकार की सीधे सीधे अवज्ञा की जा रही है, यानी कानून की अवज्ञा प्लस करों का भुगतान नहीं से। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए। तो क्या ये सारे पॉइंट एक ही दिन तय हो गए? नहीं, ऐसा नहीं था। ये आंदोलन जैसे जैसे इवॉल्व होता गया, जैसे जैसे भारतीय इसमें शामिल होते गए, जैसे जैसे आंदोलन का आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे मुद्दे आए। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक जगह लिख दिया है कि ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब कांग्रेस का कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें कि असहयोग को स्वीकृति मिल गई। अब कांग्रेस का एक नागपुर में अधिवेशन हुआ। तो यह अधिवेशन कौन था? तो यह विशेष अधिवेशन था कि भाई असहयोग का विषय आ गया, गांधी ने कहा दिया कि असहयोग चलाना, तो एक विशेष अधिवेशन बुला लिया गया। विशेष बातों पर विशेष अधिवेशन बुलाए जाते हैं। और ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये सामान्य अधिवेशन था जो हर वर्ष होता था। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में और इसमें जो सबसे पहला काम हुआ वो काफी नानुकुर के बाद, कई नेता इसके समर्थन में नहीं थे, अंततः गांधी जी के जो स्वयंसेवक थे और गांधी जी के जो समर्थक थे वो ज्यादा थे, तो असहयोग का अनुमोदन हो गया और यहीं से स्वशासन की जगह स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य हो गया। स्वशासन की जगह स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य हो गया। देखिए गांधी जी के नेतृत्व की बात मैंने पिछले वीडियो में भी की, उनके व्यक्तित्व की बात की। आज फिर आपको बताता हूं कि हमने देखा कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और एक प्रकार से मृतप्राय कांग्रेस हो गई और 2 धड़े अलग अलग नरमपंथी गरमपंथी दिखे, जो 1916 में एक मंच पर आ गए थे, लेकिन उस प्रकार से उनमें समन्वय नहीं हो पाया था। लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में इन दोनों तत्वों को राष्ट्रीय आंदोलन में एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। तो अब यहां जो स्वराज शब्द है इसका अर्थ गांधी ने नहीं बताया। नरमपंथियों ने यह समझा कि गांधी के स्वराज का मतलब है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में रहते हुए, यानी ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत रहते हुए स्वराज, और गरमपंथियों ने समझा कि
स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता यानी ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर जाकर के स्वराज, तो यह ढील रखी गई और गांधी ने यही कहा कि 1 वर्ष में मैं स्वराज दिलवा दूंगा। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में मैं स्वराज दिलवा दूंगा। इसी समय कई क्रांतिकारी संगठन आकर के इस असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब गांधी बाबा ही देश को आजाद कराएंगे, हम अपने हथियार बम रख दिए और अब हम गांधी बाबा के पीछे खड़े हो गए, गांधी बाबा हमको जहां लेकर चलना है चलिए। किंतु कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ा, यहां लिखा मैंने, किंतु कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ा। तो अब देखिए, ये वो दौर था जब कांग्रेस का चरित्र जो है बड़ी तेजी से एक शांतिवादी संगठन से बदलकर एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के नायकों की टोली के रूप में उभरा। हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है एक नई जवानी भारत में फिर से आएगी, एक रोमांच जनता के अंदर इस दौर में होने लगा और जनता ही इस ताक में बैठी थी कि गांधी जी एक बड़े आंदोलन की घोषणा करें। हालांकि ये बदलाव कुछ लोगों को पचा नहीं या फिर वो समझ नहीं पाए कि किस प्रकार से अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र पिछले आंदोलनों से एकदम नए तरीके से बदलने वाला था। तो इसमें कुछ नेता नाराज हो गए, जैसे जिन्ना साहब नाराज हो गए, एल खारपरी नाराज हो गए, बिपिन चंद्र पाल नाराज हो गए, एनी बेसेंट नाराज हो गए। इन्होंने क्या कहा कि हड़ताल, जुलूस, सत्याग्रह, कानून तोड़ना, गिरफ्तारियां देना, ये कौन सा तरीका है आंदोलन का? संवैधानिक तरीके से अपनी मांगे रखो, गांधी जी से संवैधानिक तरीके से मांगे रखो। इनको लगता था कि कोई भी कानून न तोड़ा जाए और अपनी मांग मान ली जाए। तो गांधी जी ने इनसे कहा कि भैया, मैं अफ्रीका में 1894 से लेकर 1906 तक यही तो कर रहा था, लेकिन अंग्रेज माने नहीं। अंततः 1906 के बाद हमने जो है सत्याग्रह की शुरुआत की, तब हमको पता चला आप कर रहे हैं, मैं नहीं मानता, ये उदारवादी तरीके काम करेंगे नहीं, अब जो है याचिका को शक्ति का सहारा देना ही होगा। यहीं पर ये चूंकि मैंने प्रश्न भी पूछा था, आप लोगों ने अपने तरीके से इसका उत्तर भी दिया था, एक प्रश्न से जोड़ करके मैं इसका उत्तर आपको देता हूं। एक बात, लक्ष्मण जी को वो सती लगा, वो तीर लगा और डॉक्टर बुलाए गए। तो डॉक्टर साहब ने पूरी जांच की और जांच करके ये कहा कि अगर संजीवनी बूटी आ जाए तो इनकी जान बच जाएगी, लेकिन ये शर्त है कि ये संजीवनी बूटी सूर्य उदय होने से पहले आ जाए, यानी सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी बच जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी भगवान हनुमान को दी गई कि आप जाइए और संजीवनी लेकर के आइए। तो अब देखिए, हनुमान जी इतनी ताकत होने के बाद भी उन्होंने सूर्यदेव से एक प्रार्थना की, क्योंकि उनको डर लगा, साधारण लोगों की तो बात है नहीं, भगवान राम के भाई हैं, लक्ष्मण मर जाएंगे और मेरी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने निवेदन किया सूर्य से कि अगर 5-10 मिनट में लेट हो जाऊं तो सूर्य भगवान को मत उदित होना, चलो थोड़ा कल जो है लेट से ही सूर्योदय होना, 5-10 मिनट की बात है, संभाल लेना, क्योंकि भगवान के भाई की बात है, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मुझे पता है मैं लेकर आ जाऊंगा। तो शक्ति होते हुए भी पहले विनम्रता की भाषा, क्या, हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रकट मत होना, हे सूर्यदेव होना, और जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम प्रकट नहीं होना। तो यह थी याचिका, एक निवेदन कि भैया मत प्रकट होना, भगवान की जान सांसत में है, मर जाएंगे बेचारे। लेकिन हनुमान जी को लगा कि पता नहीं ये सूर्यदेव मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, अब भगवान की बात है तो दूसरी चेतावनी, ये दूसरा स्वर था, यानी हम याचिका लेकर के खड़े हैं और याचिका न मानने पर पीछे क्या परिणाम होगा वो भी हम बता रहे हैं। हम हड़ताल करेंगे, हम जुलूस करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, हम कानून तोड़ देंगे, हम कर नहीं देंगे, हम गिरफ्तारी देंगे, तुम्हारे सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देंगे, ये भी जानो, और उसके बाद हमारी ये मांगे सुना। तो हनुमान ने अब स्वर बदला और क्या बोला, तो पहले हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रकट होना, जब तक मैं वापस ना लौटूं तुम नहीं प्रकट होना, वरना दिन का ये ध्यान रहे, वरना दिन का ये ध्यान रहे, अंजनी तने से पाला है, तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मत वाला है, तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मत वाला है। एक बार सूर्य को बताया जाता है कि वो खा गए थे फल समझ करके, तो वही कहे कि वरना दिन का ये ध्यान रहे, अंजनी तने से पाला है, तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मत वाला हो, तो समझ लेना अगर निकलोगे तो शक्ति भी है, कोई निवेदन नहीं है। तो गांधी जी तो समझ गए थे कि याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिन्ना इस बात से दुरुस्त थे कि ये मुसलमानों की कट्टरता पर क्यों बढ़ा रहे हैं, ये जो मौलवी वगैरह हैं इनको राजनीति में पैसे क्यों दे रहे हैं, ये दिक्कत होगी। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, ये हिंदू मुस्लिम एकता तो चलेगी ही चलेगी। तो अब इतना हमने पढ़ लिया। अब हम ये समझना चाहेंगे कि इस आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से हुआ। तो 1921 और 1922 का जो एक वर्ष था उसमें भारत ने एक अकल्पनीय आंदोलन को देखा जो इससे पहले कभी भारत में नहीं चला था। गांधी जी प्लस अली बंधुओं ने पूरे देश का दौरा किया और लोगों को अपनी बातें समझाई। ये वो दौर था जब हजारों छात्रों ने अपने स्कूल, अपने कॉलेज छोड़ दिए, यानी जो सरकारी थे, जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित थे, उसको छोड़ दिया और जो स्वदेशी तरीके से स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए थे, जो देसी थे, उनमें उन्होंने अपना नामांकन करा लिया। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, सिया दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, नेताजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई और इनमें से कई लोगों ने तो शिक्षकों के रूप में भी काम किया। एक कॉलेज के तो नेताजी प्रधानाचार्य बने, लाला जी भी शिक्षक रहे। ये सारे लोग देसी स्कूलों की स्थापना भी कर रहे थे। आप यहां समझते चलिए, शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार कर रहे हैं अंग्रेजों के, तो लड़के पढ़ेंगे ना, तो कहां पढ़ेंगे? तो देसी शिक्षा संस्थान बनाओ, अंग्रेजों के शिक्षा संस्थान में नहीं पढ़ना है। न्यायालय का बहिष्कार कर रहे हैं तो गांव में ही अपने आपस में ही मुकदमों का निस्तारा कर लो। क्या आना तुमको अंग्रेजों की अदालत में, अपना मामला है, अपने समाज के लोगों को बैठा करके तय कर लो कि क्या करना है। अदालत का बहिष्कार, विधान परिषदों का बहिष्कार, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, ये जो भारत सरकार अधिनियम था उसके बाद चुनाव होना था भारत में, चुनाव का पूर्ण रूपेण बहिष्कार हुआ। और ये बहिष्कार ऐसा नहीं कि बस कहने को, बहुत जबरदस्त जो है ये बहिष्कार रहा। मद्रास को अगर छोड़ दिया जाए तो जो चुनाव का बहिष्कार हुआ वो पूरे भारत में दिखा। ये वो दौर था जब सैकड़ों वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इसमें से मोतीलाल नेहरू की बात कर सकते हैं, उनके सुपुत्र की भी बात कर सकते हैं, सिया दास की बात कर सकते हैं, राजगोपालाचारी की बात कर सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर सकते हैं, आसफ अली की बात कर सकते हैं, टी प्रकाशम की बात कर सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर सकते हैं। इन सारे लोगों ने अपनी हजारों रुपए मासिक की मोटी कमाई वाली वकालत के को छोड़ दिया। जबरदस्त रहा दोनों। मैंने लिखा यहाँ कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना, जामिया मिलिया जो कि फिर दिल्ली चला गया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ऐसे भारतीय विद्यालय बनने लगे। आंदोलन अत्यंत उग्र, ब्रिटिश वस्तुओं की होली, ब्रिटिश वस्तुओं की खूब होली चलाई गई, खादी स्वतंत्रता की प्रतीक बन गई। तो इस आंदोलन से खादी स्वतंत्रता की प्रतीक बनी। यही रुकी, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो असहयोग का एजेंडा था ही,
लेकिन एक एजेंडा इसके अलावा भी था। वो एजेंडा ये था कि मद्य का निषेध हो, छुआछूत का निषेध हो, घर घर में चरखे चले, सारे लोग आत्मनिर्भर हो, गांव आत्मनिर्भर हो, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग हो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो, सारे लोग खादी धारण करें, हिंदू धर्म में जो छुआछूत है की बीमारी है उससे बचा जाए, उसको दूर किया जाए, ये सारी बातें हो रही थी। एक अलग एजेंडा चल रहा था। ठीक है, खादी स्वतंत्रता की प्रतीक बनी। गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई। पिछले वीडियो में गांधी जी वाले में मैंने आपको बताया था कि इनको भर्ती करने वाला सर्जन कहा गया और इनको जो है कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, तो ये उपाधि इन्होंने लौटा दिया। ये आंदोलन कितना तीव्र था और जनता ने इस आंदोलन को कितना स्थान दिया अपने जीवन में कि तिलक स्वराज फंड बना। एक चीज समझ लीजिए कि ये असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, इसके पीछे जो शुरुआती स्वयंसेवक रहे वो होम रूल लीग वाले ही तो थे, जिसको तिलक जी ने खड़ा किया था। वो नरपंथी कांग्रेसी थोड़े थे, इसके पीछे शुरुआती यही थे जिनको नाम पते के साथ खोज खोज करके लाया गया था, और यही लोग थे। और तिलक जी के नाम का हर जगह प्रयोग हुआ सहयोग आंदोलन में। गांधी जी तो इन्हीं को खड़ा करके चल रहे थे, तो इन्हीं के नाम से जो तिलक स्वराज फंड बना था उसमें 1 करोड़ रुपए जमा हो गया। ये बहुत बड़ी रकम। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मुझे ये बता सके कि इस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या होगी आज के रुपए में, तो ये मुझे बताइएगा। ठीक है, ये सब चल रहा था। तब तक हुआ क्या कि अली बंधुओं ने एक घोषणा की और जुलाई 1921 में, और कहा कि खिलाफत का आदेश कोई भी मुसलमान ब्रिटिश सेना में सेवा ना दे। एकदम। अब मतलब इससे तीव्र क्या बात कही जा सकती है कि खिलाफत का आदेश है यानी फतवा जारी, और कोई भी मुसलमान ब्रिटिश सेना में सेवा ना दे। यानी अगर आप ब्रिटिश सेना में सेवा देते हैं, आप मुसलमान हैं, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आप धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये बात कह दी गई, और इस बात का समर्थन तुरंत गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कर दिया, और कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर दिया, और उसमें सभी भारतीयों को यह कहा गया कि जो भी भारतीय सरकार की यानी ब्रिटिश सरकार की सेवा कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये तो वही सरकार है जिसने भारत को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से गड्ढे में डाल दिया। तो इस सरकार की नौकरी करना कहां तक जायज है? तो एक प्रकार से कांग्रेस ने भी अब अपील कर दी कि नौकरी छोड़ो, और ये लोग किए ही थे। तो अब इस बात से अंग्रेज जो है बहुत बौखला गए, और सितंबर 1920 में अली बंधुओं को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो जुलाई में घोषणा हुई, सितंबर में अली बंधु क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। इसी समय नवंबर 19 में प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि ब्रिटेन की राजगद्दी का एक उत्तराधिकारी भारत की यात्रा पर आए। अब इसके पीछे यह बताया जाता है कि यहाँ की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ये कहा कि ब्रिटेन के जो होने वाले राजा हैं वो अगर भारत में आए, जो भारतीय राजा हैं उनके मन में भी, और जो भारतीय जनता है उनके मन में भी ब्रिटिश राज को लेकर के एक अच्छा विचार पनपेगा, और ये सारे जो आंदोलन है उनको थोड़ा काउंटर किया जा सकता है। तो इनकी यात्रा हुई, और इस यात्रा का भारतीयों ने जमकर विरोध किया। जबरदस्त विरोध जो है इनकी यात्रा का हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स अपने कॉलोनी में घूमने आए थे, लेकिन जबरदस्त विरोध हुआ। इसमें बहुत फायरिंग भी अंग्रेजों ने की, कई लोगों की जान भी गई, और इसके बाद सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हुए। तो लगभग सारे बड़े नेता जिनका नाम आप जानते होंगे इस दौर में सब जेल के अंदर हो गए, और एक प्रकार से कहा जाए तो जनता इस आंदोलन को चला रही थी। और इसके बाद, इस गिरफ्तारी के बाद दिसंबर 1921 को कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, और यहां कहा गया कि अहिंसा और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम तब तक चलेंगे। तो अहमदाबाद के अधिवेशन में दिसंबर 1921 में कहा गया कि अहिंसा और असहयोग के कार्यक्रम तब तक चलेंगे जब तक कि पंजाब और खिलाफत के अत्याचारों का जवाब नहीं मिल जाता और स्वराज की स्थापना नहीं हो जाती। तो मैं इस बात को इसलिए बताया कि आंदोलन और तीव्र होता ही जा रहा है, भले ही उसके नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। मैंने कड़ी बात, नवंबर में ये सारी चीजें हुई, और दिसंबर में कांग्रेस के अधिवेशन में कड़ी बात कही गई कि नहीं, आंदोलन तो चलता रहेगा। और 1 फरवरी 1922 को अब जान लीजिए कि अब गांधी जी के ऊपर एक प्रकार से ये दबाव जनता का भी और जो उत्साही नौजवान थे उनका भी ये पहुंचने लगा कि इस आंदोलन को तगड़ा करिए, इस आंदोलन को तगड़ा करिए, इस आंदोलन को तगड़ा करिए। और गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की, और घोषणा क्या की कि सभी बंदी रिहा हो। इस पूरे आंदोलन के दौरान जो भी बंदी हुए उनको रिहा करिए, प्रेस को नियंत्रण से मुक्त करिए, प्रेस पर प्रतिबंध जो आपने लगाया वो हटाइए, नागरिक स्वतंत्रता को बहाल करिए, अन्यथा सरकार सविनय अवज्ञा के लिए तैयार रहे। तो अब हम सविनय अवज्ञा करेंगे। ये वो दौर था जब लोगों से ये कहा गया कि आप लोग जो है शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दें। अब ये हुआ कि भरो जेल, अभी हम लोग भी देखते होंगे ऐसा आंदोलन, आंदोलन का नाम होता है जेल भरो आंदोलन, सुना होगा। तो लोगों से कहा गया कि शांतिपूर्वक जो है गिरफ्तारियां दीजिए, और विशेषकर छात्रों से यह कहा गया कि शांतिपूर्वक गिरफ्तारियां दीजिए। और जो सत्याग्रही उस दौर में होते थे, इस दौर में, तो उनसे ये शपथ ली जाती थी कि वो मन से, वचन से, कर्म से अहिंसक रहेंगे, और उसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, उसके अलावा खादी ही पहनेंगे, उसके अलावा स्वदेशी का प्रचार करेंगे, उसके अलावा अगर हिंदू हैं तो उनको एक अलग कसम और दिखानी होती थी कि अस्पृश्यता जैसे पाप को दूर करने के लिए अपनी तरफ से वो पूर्ण प्रयास करेंगे। ये वो समय था जब जनता में आंदोलन ने एक गहरी पैठ बना दी थी। उत्तर प्रदेश, बंगाल में हजारों किसान, पंजाब में एक आंदोलन चल रहा था जिसे अकाली आंदोलन के नाम से जाना जाता है, वो गुरुद्वारों में जो भ्रष्ट महंतों ने कब्जा कर लिया था उसके विरोध में चल रहा था। असम के चाय के बागानों में मजदूरों का आंदोलन चल रहा था। मिदनापुर के किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया था। तो यहां पर यह कहा गया, ये जो अधिवेशन हुआ इसमें यह कहा गया कि कांग्रेस की कार्य समितियां यानी स्थानीय यानी प्रांतीय समितियों को अगर वो लगे कि जनता उनके यहाँ की तैयार है और वो इस बात पर सहमत है कि सरकार को कर नहीं देना है, तो वो अपना निर्णय ले लें कि भाई हम जो है शुरू कर रहे हैं नागरिक अभियान शुरू कर रहे हैं, हम जो है सरकार का कानून नहीं मानेंगे। तो ये निर्णय केंद्रीय कमेटी न करे, प्रांतीय कमेटियां देख ले। उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया कि जनता जो है तैयार है हर तरह के जोर जुलूम को करने के लिए। तो जनता ने कहा कि हम कर नहीं देंगे, जनता ने कहा कि हम तुम्हारा कानून नहीं मानेंगे। तो आप देख लीजिए उसको करिए। अब आंदोलन को और गति देने का ये प्रयास हो रहा था। उसके अलावा जो है चिराला में जो उस तरह की जनता थी ने नगर पालिका कर देने से इनकार कर दिया था। तो ये पूरा मामला अब जो है नेक्स्ट फेज में जा रहा था, जिसको हम जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। गांधी जी स्थितियों को टटोल रहे थे कि क्या हम बढ़ सकते हैं, क्या हम बढ़ सकते हैं, क्या हम बढ़ सकते हैं। लेकिन इसी दौरान 5 फरवरी 1922 को एक ऐसी घटना घटी जो घटना तो अपने आप में
एक ऐतिहासिक घटना हो गई, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को इसने बड़ी क्षति पहुंचाई। चौरी चौरा की घटना जो कि घटी 5 फरवरी 1922 को, और इसमें क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। तो यहाँ अंग्रेजी पुलिस ने स्वयंसेवक दल को पीटा, यानी स्वयंसेवक दल के जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको पीटा गया। अब वो स्वयंसेवक दल के जो नेता थे वो वहां इसलिए जुटे थे कि पहले तो वो शराब बिक्री का विरोध कर रहे थे, मैंने आपको बताया ना, मद्य निषेध वगैरह भी कार्यक्रम चल रहा था, तो शराब की बिक्री का वो विरोध कर रहे थे, और उसके बाद खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि हो गया था तो उसका भी वो विरोध कर रहे थे। और पुलिस आई और पुलिस ने उनको लगा, तो एक अलग तरह का जोश भारत में देखने के लिए मिला, तो कोई भागा नहीं, सारे खड़े हो बोलो, और जब बोलो तो उन्होंने गोली चला दी, और जब गोली चला दी तो भीड़ जो स्वयंसेवक दल के नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो रुके नहीं, उन्होंने पीछा कर लिया चलो, और उनको थाने तक खदेड़ दिया, और थाने तक खदेड़ करके थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया, माने चौरी चौरा के स्वयंसेवकों ने। अब ये खबर जैसे ही पहुंची गांधी जी के पास तो 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस का बारदोली प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, आंदोलन वापस हो गया, अब देखेंगे फिर कभी होगा तो होगा। अब जो है रचनात्मक कार्य करेंगे। कौन सा रचनात्मक कार्य? तो ही सारे जो मैंने आपको बताया था, मद्य निषेध करेंगे, खादी को बढ़ावा देंगे, अस्पृश्यता पर काम करेंगे, ये सारा काम करेंगे जो रचनात्मक कार्य है। लेकिन गांधी की इस घोषणा ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। सारे लोग जो है चकित रह गए, गांधी जी आपने क्या कर दिया? उस समय आंदोलन को वापस ले लिया जबकि लग रहा था कि आंदोलन में भारत के सभी वर्ग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे, और साल 2 साल बीतते बीतते अंग्रेज घुटने टेक देंगे, तो आपने आंदोलन को वापस कर लिया, ले लिया। महात्मा जी आपने क्या किया? और पूरा देश इससे सन रह गया। इसमें कई लोगों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं, महत्वपूर्ण है, मैं बताता चल रहा हूं, आपको लिखना होगा, लिख लीजिए। लाला जी यानी लाला लाजपत राय ने कहा कि किसी एक स्थान के पाप के लिए सारे देश को दंडित करना महात्मा जी कहां तक उचित है। अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में नेताजी बोस ने कहा कि ऐसे अवसर पर जब जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, राष्ट्रीय आंदोलन को वापस ले लेना एक राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। तो नेताजी ने गांधी जी के इस फैसले को राष्ट्रीय संकट बताया। एमएन नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी के गांव में अगर अहिंसा का पालन नहीं होता है तो हिमालय के एक गांव को उसकी सजा क्यों देनी चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग विचार लोगों ने रखे, बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये माना कि गांधी जी का जो भी निर्णय है वो उचित ही होगा और गांधी जी कुछ सोच करके ऐसा किए होंगे, आगे जाकर के फिर हम आंदोलन करेंगे, अभी रचनात्मक कार्यों को करने का समय है। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस क्यों लिया, ये मैं जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, जब आप देख रहे हैं तो आप चले जाइएगा मेरे फेसबुक पेज पर, ये द स्टडी के, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां पर मैंने बड़े प्रॉपर तरीके से 2000 शब्दों का एक लेख लिखा है कि गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। अब यहां मैं बोल नहीं सकता उस बात को, ठीक है। तो 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस का बारदोली प्रस्ताव पारित हुआ और 10 मार्च को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और अब मैं आपको सुनाऊंगा उस मुकदमे के दौरान जो भी गांधी जी ने अदालत में कहा, उसको बड़ा जबरदस्त है, ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीजों को समझिएगा, ठीक है। तो पढ़ता हूं। गांधी जी को 6 वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई। अदालत में उन्होंने जो बयान दिया उसके कारण यह मुकदमा ऐतिहासिक बन गया। अभियोग पक्ष के आरोपों को स्वीकार करते हुए उन्होंने अदालत से निवेदन किया कि कानून में जिस बात को स्वेच्छापूर्वक किया गया अपराध समझा जाता है, कानून में जिस बात को स्वेच्छापूर्वक किया गया अपराध समझा जाता है, और जो मुझे किसी नागरिक का परम कर्तव्य लगता है, और जो मुझे किसी नागरिक का परम कर्तव्य लगता है, उसके लिए मुझे जितनी कड़ी सजा दी जा सकती है उतनी दी जाए। तो जो आरोप लगता है, पता है कितना निर्भीकता से उन्होंने कहा कि तुम जिस बात को अपराध कर रहे हो वो तो मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं और तुमको जितनी कठोर से कठोर सजा देनी है दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें गांधी जी ने अपनी उस बात को साझा किया है उसी मुकदमे के दौरान बोलते हुए कि किस प्रकार से गांधी जी पहले ब्रिटिश समर्थक थे और अब कट्टर ब्रिटिश व्यवस्था के आलोचक बन गए। उस कहानी को इन्होंने बताया है, अपनी उस यात्रा को बताया है। मैं चाहूंगा कि आप सुनिए, एक बार पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। मैं बहुत ही अनिच्छापूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उस निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं चाहते थे, अनिच्छापूर्वक पहुंचे हूं कि अंग्रेज सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारत को अब तक के सबसे कमजोर स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इन तीनों दृष्टिकोणों से भारत को कमजोर कर दिया। शस्त्र ही भारत के पास किसी भी अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध की कोई शक्ति नहीं है। शस्त्र ही भारत के पास किसी भी अत्याचार के प्रतिरोध के विरुद्ध कोई शक्ति नहीं है। यह इतना निर्धन हो चुका है कि इसके पास सरकार से लड़ने की बहुत थोड़ी शक्ति बची है। कस्बाई लोग ये नहीं जानते, अब सम्मिलित हो जाइएगा, भारत के लोगों की बात कर रहे हैं, मध्यवर्गीय भारतीयों की बात कर रहे हैं, जो शहरी नागरिक हैं उनकी बात कर रहे हैं कि कस्बाई लोग ये भी नहीं जानते हैं कि कैसे आधे भूखे भारतीय मौत की ओर बढ़ रहे हैं। उनको तो पता नहीं सामने रहा, वो तो इसके बारे में भी नहीं जानते कि उन्हें विदेशी शासकों से काम के बदले दिया जाने वाला थोड़ा बहुत आराम भी, यानी विदेशी शासकों से जो उनको सैलरी मिल रही है, जो काम मिल रहा है, वो उनके गरीब भाइयों के खून चूस कर ही निकाला गया है। बहुत आराम भी वास्तव में जनता के से चूसा जाता है। वो इस बात को नहीं जान रहे हैं, वो इस बात को भी नहीं जान रहे हैं कि कानून द्वारा स्थापित अंग्रेज सरकार आम लोगों का शोषण कर रही है। मतलब पता नहीं है ये भी कि ठीक है, उनको पता नहीं कि शोषणकारी सरकार चल रही है। ये बात कर कोई भी तर्क या आंकड़ों की जादूगरी जो इस समय लोकसभा में फेंकी जाती है, तो लोग कहते हैं कि आंकड़े मत बताओ, महंगाई बढ़ गई है। तो वित्त मंत्री से पहले के जो हमारे थे अंग्रेजी में बोलने वाले दोनों के दोनों, तो कहते थे कि ये इतना इकोनॉमिक्स में पढ़े, तो जनता कहती थी अरे यार किसी सामान का दाम कम नहीं हुआ तो आंकड़ों की बाजीगरी मत करो, जमीन पर बताओ क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। जीएसटी में तो हल्ला मचा हुआ है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जीएसटी क्या है। खैर देश चल रहा है। कोई भी तर्क या आंकड़ों की जादूगरी कई गांव में नग्न आंखों से देखने वाले कंकालों की व्याख्या नहीं कर सकती। वही बात गांधी ने कहा दिया, क्या कुछ भी आंकड़ा बताते रहिए, नग्न कंकाल दिख रहे हैं जो भूख से मर गए, क्या आप करेंगे। मेरी नजर में इस तरह कानून के शासन ने जानबूझकर यहाँ जाने में शोषक के पक्ष में मदद की है, शोषण के पक्ष में मदद की है। उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेज शासन और उसके भारतीय सहयोगी, अंग्रेज शासक और उसके भारतीय सहयोगी यह जानते हैं कि वे इस अपराध जिसे मैंने बताने की कोशिश की है में शामिल हैं। ये जानबूझकर भी चल रहा है। मैं संतुष्ट हूं कि कई अंग्रेज और भारतीय अधिकारी विश्वास करते हैं कि संसार के सबसे अच्छे प्रशासनिक तंत्र में वे काम कर रहे हैं। कई अंग्रेज और कई भारतीय प्रशासनिक अधिकारी ये मानते हैं कि विश्व के सबसे अच्छे प्रशासनिक तंत्र में वे कार्य कर रहे हैं और इस कारण भारत धीमे ही सही उन्नति कर रहा है।
वे ये नहीं जानते कि एक को जहां सूक्ष्म किंतु प्रभावी आतंकी तंत्र और शक्ति का संगठित प्रदर्शन है, वहीं दूसरी ओर विरोध और आत्मरक्षा के सभी अधिकारों से वंचना ने लोगों में शक्तिहीन होने का भाव विकसित कर उनमें गलत को स्वीकारने की आदत डाल दी है। डर से, मतलब आतंकवादियों की तरह काम करते हैं। थोड़ा सा गांधी जी ने कहा तो कितना बताइए, मतलब हिम्मत से दिया गया ये बयान हो सकता है, आप इसको समझिए, ये मामूली बात नहीं है, इस प्रकार से जो है बात अपना रखना। तो गांधी जी ने क्या कहा उसको देखिए, हमने गांधी जी गिरफ्तार हो गए, आंदोलन तो समाप्त हो गया। अब आ जाइए खिलाफत अशोक समाप्त। नवंबर 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक सशक्त विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में सुल्तान के राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए, यानी ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान के राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए और देश किसके हाथ में आ गया, तो मुस्तफा कमाल पाशा के हाथ में आ गया। ये हुआ नवंबर 1922 में। 1924 में जब पाशा पूर्ण रूप में मजबूत हो गया तो इसने जो है पूर्णतः खलीफा का पद उठाया और जो है समाप्त कर दिया। तो ये जो है पाशा साहब, इनको आधुनिक तुर्की का निर्माता माना जाता है। जबरदस्त इन्होंने तुर्की में सुधार चलाया और निश्चित रूप से आज का जो तुर्की है वो इन्हीं की देन है। तो जब यहाँ से खिलाफत खत्म हो गई तो भारत में खिलाफत आंदोलन का मतलब क्या, जहां वो चल रही थी वहीं जनता ने उसको नकार दिया, तो फिर भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ देर इस बात की कि असहयोग आंदोलनों ने क्या पाया, तो एक एक करके मैं बताता हूं। पहली बार पूरा भारत एक स्वरूप में बधा इस आंदोलन के द्वारा। अब यह भी साबित हुआ कि जो कांग्रेस है, जो अंग्रेज हमेशा आरोप लगाते थे कि ये तो चुनिंदा लोगों की पार्टी है, जनता से इसका कोई मतलब नहीं, वो भी टूट गया। अब समझ में सबको आ गया कि कांग्रेस चुनिंदा लोगों की नहीं है, कांग्रेस पूरे देश की आवाज है। इस आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला। ये समाज के हर वर्ग में पहुंचा, ये कृषकों में पहुंचा, शहरों में पहुंचा, ग्रामीणों में पहुंचा, बुद्धिजीवियों में पहुंचा, छात्रों में पहुंचा, गरीबों में पहुंचा, अमीरों में पहुंचा, व्यापारियों में पहुंचा और सारे इन वर्गों ने इसमें सक्रिय अपनी भागीदारी जो है निभाई। इसी के साथ जनता का राजनीतिकरण हुआ। इस पूरे जो है आंदोलन के दौरान जनता ने भयमुक्त होना सीखा, जनता ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया और संघर्ष का जो है एक बहुत बड़ा मंच लोगों को दिखा और जिसने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि अगर ऐसे संघर्ष किया जाएगा तो भारत को हम आजाद भी करा सकते हैं। पहले तो अभेद्यता का ब्रिटिश सिद्धांत क्या कहता था, ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाया नहीं जा सकता, ये अभेद्य है, जिसे भेदा नहीं जा सकता। तो इस सिद्धांत को सुनकर के भारतीय चुपचाप रहते थे, लेकिन अब भारतीयों को यदि क्या करे, हम तो लग गए मन से तो इनको खाटी फेंक देंगे, ये भी बात पता चली। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में दो गलत विश्वासों के साथ चल रहा था, यानी दो झूठ के साथ चल रहा था। पहला झूठ कि ब्रिटिश साम्राज्य अभेद्य है, तो मैंने भी बताया, और दूसरा झूठ ये कि ब्रिटिशों का शासन भारत के हित में है, यानी भारतीयों के भलाई में है, यानी ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहे हैं तो इसमें भारतीयों की भलाई। तो पहले झूठ को नरमपंथी ने नंगा कर दिया था, बता दिया था कि भैया तुम्हारे भलाई में नहीं है, ये तुम्हारे देश को लूट रहे हैं, धन का निष्कासित सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी ऐसे कई लोगों ने बताया भैया ये भलाई के लिए नहीं, ये तो लूट रहा है तुमको, तो ये काम उन्होंने कर दिया था। दूसरा काम इस असहयोग आंदोलन ने कर दिया, जिसने ये दिखा दिया कि अगर दम लगाया जाए तो इनको उखाड़ करके फेंका जा सकता है। तो ये सारे परिणाम असहयोग आंदोलन के रहे। अगर हम यहां देखें बोर्ड पर तो हमें कई शब्द दिख रहे हैं, यथास्थितिवादी यानी नो चेंजर, जिन्हें कहा गया परिवर्तन विरोधी नो चेंजर। दूसरे परिवर्तनवादी यानी प्रो चेंजर, जिन्होंने की स्वराज पार्टी की स्थापना की, सारी बात मैं भी बताता हूं। और रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब असहयोग आंदोलन अपने पीक पर था उसी समय चौरी चौरा में एक घटना घट गई जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और 12 फरवरी 1922 जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया तो उसके बाद पता चला कि असहयोग आंदोलन एक इतना बड़ा छत बन चुका था कि जिसके नीचे अलग अलग कई तरह की विचारधाराएं एक साथ काम कर रही थी। और जब ये छतरी हटी यानी असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया तो फिर वो सीधे सीधे सामने आ गई। हमने आपसे बात की थी कि असहयोग आंदोलन को कई क्रांतिकारी समूहों ने अपना समर्थन दिया था और उन्होंने क्रांति के रास्ते को छोड़ करके गांधीवादी रास्ते को अपनाया था, यानी असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपनी भागीदारी की थी। इसी प्रकार से मैंने आपको कांग्रेस का एजेंडा बताते समय हल्की बात यह बताई थी कि विधानमंडलों का बहिष्कार हो या ना हो, यानी चुनाव का बहिष्कार हो या ना हो, इस विषय पर थोड़ा मतभेद था। लेकिन चूंकि गांधी जी ने कहा कि चुनाव का बहिष्कार होगा, जो कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हो रहा था, तो सारे दलों ने उनकी इस बात को, यानी सारे समूहों ने उनकी इस बात को मान लिया, किसी ने विरोध नहीं किया। और हम ये भी जानते हैं कि वो चुनाव 1920 वाला पूरी तरह से फ्लॉप हुआ और केवल मद्रास में ही वो चुनाव संपन्न हो पाए, तो सबने विरोध कर दिया उस चुनाव का। लेकिन जब असहयोग आंदोलन को वापस खींचा गया तो ये सारी विचारधाराएं जो कि उस समय असहयोग आंदोलन के इतना बड़े हो जाने की वजह से उसके नीचे थे और सबको ये लग रहा था कि गांधी जी का जो रास्ता है वही सर्वोत्तम रास्ता है। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस खींचा और उसके बाद ये गिरफ्तार होकर के चले गए तो कांग्रेस में भ्रम की स्थिति हो गई। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि जिन समूहों के बारे में मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि असहयोग आंदोलन एक इतना बड़ा छत के रूप में बन चुका था कि जिसके नीचे अलग अलग कई विचारधाराएं एक साथ काम कर रही थी, तो कौन कौन सी विचारधाराएं थी उनको हम समझना चाहेंगे और उनके प्रमुख नेताओं को समझना चाहेंगे, उनके क्या कार्यक्रम थे वो भी समझना चाहेंगे। तो एक करके समझते हैं। तो कांग्रेस में ही यानी कांग्रेस पार्टी में ही दो विचारधाराएं देखने को मिली। पहली यथास्थितिवादी यानी नो चेंजर, इन्हें क्या कहा गया, नो चेंजर, यानी इन्हें एक शब्द और भी दिया गया परिवर्तन विरोधी, यानी यथास्थितिवादी, परिवर्तन विरोधी और नो चेंजर। दूसरा जो समूह था उसे कहा गया परिवर्तनवादी या युगांतकारी या फिर प्रो चेंजर, ठीक है, जो चेंज चाहते थे। तो ये समझ में आ गया, परिवर्तनवादी, प्रो चेंजर। अब कांग्रेस के बाहर एक और समूह दिखा जो था क्रांतिकारी यानी रिवोल्यूशनरी। इसमें भी दो समूह दिखे, एक वो जो कि आक्रामक क्रांतिकारी थे जिसमें हम रख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद जी को, भगत सिंह जी को, रामप्रसाद बिस्मिल जी को, ऐसे तमाम।
दूसरे राजनीतिक क्रांतिकारी, जिसमें हम रख सकते हैं समाजवादी दल को, साम्यवादी दल को और मजदूर संगठनों को। तो अभी मैं एक बात आपको क्लियर यहां कर दूं कि आज के इस वीडियो में हमको यथास्थितिवादी और परिवर्तनवादियों के बारे में पढ़ना है। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आक्रामक क्रांतिकारियों के बारे में। लेकिन यही सारे लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली कि कांग्रेस में दो समूह बना, एक जिसे यथास्थितिवादी कहा गया यानी नो चेंजर यानी परिवर्तन विरोधी, दूसरा जो समूह था उसे कहा गया प्रो चेंजर यानी परिवर्तनवादी यानी युगांतकारी। कांग्रेस के बाहर एक और समूह था जिसे कहा गया रिवोल्यूशनरी, और जिसमें दो समूह थे, एक जो कि राजनीतिक रास्ते से क्रांति चाहता था और दूसरा जो कि आक्रामक क्रांतिकारी थे, जो कि हिंसक क्रांतिकारी थे। ठीक है, इसमें भगत सिंह और साथी चंद्रशेखर आजाद वगैरह। अब हम यह समझना चाहेंगे कि इन दोनों लोगों में बेसिक अंतर क्या था, उसके बाद इनकी कार्यप्रणाली सब विस्तार से बात करेंगे। अभी सबको रख करके हम देखें तो यथास्थितिवादियों का कहना था कि रचनात्मक कार्य करते चलो, जमीनी कार्य करो। तो रचनात्मक कार्य क्या था? तो रचनात्मक कार्य का मतलब कांग्रेस का मूल, जो कांग्रेस का मूल था, और कांग्रेस का मूल क्या था? खादी को बढ़ावा, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, शराब का विरोध, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार और लोगों को अगले बड़े आंदोलन के लिए तैयार करना। इनका कहना था कि विधान परिषदों का बहिष्कार करो, विधान परिषदों में घुसना नहीं है, हमको क्या करना है? रचनात्मक काम करना है। इनका कहना था कि नहीं, विधान परिषदों में घुसो और विधान परिषदों को माध्यम बनाओ संघर्ष का। तो इन्होंने क्या कहा? पहले हम थोड़ी थोड़ी बात कर लें, फिर बहुत डिटेल में जाएंगे। यथास्थितिवादी रचनात्मक काम करो, जमीनी काम करते चलो, तो जमीनी काम ये। इन्होंने क्या कहा? विधान परिषदों में प्रवेश करो और विधान परिषदों में घुस के सरकार को अंदर से परेशान करो, इन्होंने कहा। इन्होंने जो कि राजनीतिक थे, इनका कहना था कि समाजवाद की स्थापना हो, और आक्रामक क्रांतिकारियों ने सबसे अच्छा कहा कि क्रांति ही सर्वोत्तम मार्ग है। ये सारे